बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। नावल ऑर्चर्ड कैसे हैं आप सब लोग जी। तो गाइस, आज हमने रीड करना है अपने नावल की सेकंड एपिसोड। तो क्या उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। भाभी, लगता है आप मुझे आज नज़र लगाएंगी। इसने चुटकी बजाई इनके चेहरे के आगे। अल्लाह ना करे कि तुम्हें मेरी या किसी की भी नज़र लगे, और अगर लगे भी तो सिर्फ मकसूम की लगे। बात को मजाक का रूप देकर इन्होंने हल्के से इसके बाजू पर मुक्का बनाकर मारा था, जिस पर आरफीन हौले से मुस्कुरा दिया। इसकी आंखों की पुतलियों पर इस परिवश का मासूम चेहरा झिलमिला उठा। न जाने कि हर बार सोचते वक्त सिर्फ इसी का घबराया चेहरा सामने आ जाता था। ये देखो, ज़रा नाम ले लिया मोहतरम, इनके ख्यालों में अभी से गोताजन हो गई। याले बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड लगाती है तुम्हारा। सिमरन हौले से हंसती है। भाभी, आप भी कम नहीं है। वो बुरी तरह झेंप सा गया। सिमरन भाभी, जल्दी से ऊपर आइए, राबी आंटी बुला रही हैं। आरफिन के कज़न चांद ने ऊपर से हाँक लगाई। वो शायद बहुत जल्दी में था, पलक झपकते ही गायब हो गया। ज़रा देखो देखो ज़रा, तुमसे यहाँ बातों में लगकर भूल गई कि राबिया पप्पा ने बुलाया था। वो देरी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। क्यों भाई, 9 बजने वाले, किसी को कुछ ख्याल है? अभी तक तैयारी नहीं हुई किसी की? क्या 12 बजे के बाद बारात लेकर पहुँचोगे सब लोग? हाल में फ़हीम अहमद गुस्से से गरजे थे। चलो भी, और कितनी देर करोगी तुम लोग? बड़े पापा गुस्से हो रहे हैं। याले कमरे में दाखिल हुई जहाँ सब लड़कियाँ अपनी तैयारी को आखिरी टच दे रही थी। वाह, सो गुड लुकिंग यार। आज तो जरमील भाई तुम्हें देखते ही रह जाएंगे। सी ग्रीन एंड आछी कलर के जॉर्जेट के एम्ब्रॉयडरी अनारकली फ्रॉक पजामा पर इसकी शहाबी रंगत खूब खेल रही थी। याले का अपनी कज़न के इस कमेंट्स पर मुंह कड़वा हो गया, जैसे मुंह में किसी ने कड़वा जहरीला बादाम डाल दिया। अपनी बेहुदा बकवास बंद करो, सब शराफत से नीचे आ जाओ। गाड़ियाँ तैयार करें। आरफिन भाई भी गाड़ी में बैठ चुके हैं। वो सब पर एक तायराना निगाह डालती कमरे से निकल गई। वो सब लोग कोई आधे घंटे बाद बारात लेकर पहुंच गए थे। निकाह हो चुका था, मगर पर्दे का एहतमाम बहुत सख्त था। बहुत सी लड़कियों के दिलों पर तो ओस ही पड़ गई। लो, ये क्या बात हुई? हम भला कि एक दूसरे को देखने दिखाने के लिए तैयार हुई हैं? आरफिन की कज़न माहीन चलकर बोली। ठीक कह रही है यार, एक तो इतनी मेहनत की, मेकअप पर, ड्रेस पर, सोचा था कोई ना कोई डैशिंग लड़का इंप्रेस हो ही जाएगा, मगर नहीं, ये दुनिया तो बस चलती है हम हुसन वालों से। एक और कज़न अपने दिल के पपोले पोड़ी थी, जिस पर हीरा की हंसी छूट गई। कुछ तो शर्म करो तुम लोग, कैसी बातें करी हो? याले ने दोनों को घूरा। हाँ हाँ, तुम्हें क्या अफसोस होगा, बल्कि तुम तो बहुत खुश होगे कि चलो जरमील भाई से जान छूटी। माहिन, तुम वाकई कभी भी बहुत समझदारी की बातें करते हो, मगर मेरी दुआ कि अल्लाह करे तुम्हारा ससुराल भी आरफिन भाई के ससुराल जैसा। वो जली भुनी माहिन की शक्ल देखने लगी, मगर माहिन वो तो ठीक ठाक तब कर रह गई थी। याले की बच्ची, आई विल किल यू। वो दांत पीसती हुई से घूर कर बोली। इतना ही बोल सकी। निकाह हो चुका था। निकाह के छवारे बांटे जा रहे थे, मगर या दुल्हन को अभी तक स्टेज पर नहीं लाया गया था। चलो लड़कियों, जल्दी जल्दी ये छवारे खाओ, तुम लोगों का भी इसी साल निकाह हो जाएगा। सिमरन इनकी टेबल के पास आई। निकाह के छवारे की बहुत सी थैलियाँ टेबल पर फेंकी। अरे भाभी, कैसे छवारे? कहाँ के छवारे और कैसा निकाह? ऐसी शादी में कोई लड़की बैठ के छवारे खाएगी? माहिन ने मुँह बना के कहा, मगर इसकी बात किसी की समझ में नहीं। क्या मतलब? अब देखो ना, हम ये छुआरे खां और कहीं से कोई हैंडसम गुड लुकिंग डैशिंग सा बंदा हमें देख ले तो वो यही कहेगा ना कि जिस लड़की में ये जिस नज़ाकत से लड़की छुआरे खा रही है, कितनी अच्छी खूबसूरत लग रही है, और फिर वहीं से हमें पसंद कर लेगा और अपना रिश्ता हमारे घर भेजेगा। मगर यहाँ तो कोई चांस ही नहीं है। वो ठंडिया भर के रह गई। ला हौला वला कुव्वत। महीन, किस कदर बेतुकी बकवास करती हो। छुआरे और नज़ाकत को तुमने मिलाया नहीं, बल्कि अच्छी खासी तौहीन कर दी है। सिमरन इसके सर पर हल्की सी चपत लगाकर बोली और बेवकूफ़ बोलकर आगे बढ़ गई। महीन, पहले तो शक था, मगर आज यकीन हो गया कि तुम्हारी ऊपर की मंजिल मुकम्मल खाली है। याले को भी इसकी बेतुकी रागनी पर हंसी आई थी। वो सब जानती थी कि महीन को शादी का कितना शौक है, जो कभी तक बेचारी का सपना पूरा नहीं हुआ था। ओह, बड़ी कोई दुखा दी मारी तो शरीर ही सिंगल लगती है। यार तुम तो कुछ बोलो ही ना, खुद तो अपनी शादी करवा के बैठ के कहते बच्चे की मामा भी बन चुकी और हमें बैठी तकरीर झाड़ी हो। कसम से यार, अगर मेरे पास में होता तो सच्ची अपनी जगह तुझे बिठा देती। हाय अल्लाह ना करे जो कभी ऐसा होता। तुम ही में इतनी हिम्मत और सब्र है जो इन हिटलर से शादी कर सकती है। हम में तो इतना दमखम नहीं है। वो तोबा करती है ऐसे अंदाज में बोली कि जैसे वाकई कहीं वो इसे बिठाई ना देती। व्हाट महीन, स्टूपिड, ये तुमने हिटलर किसे कहा? हीरा को अपने चहीते अजहद जान से अजीज़ भाई को इस तरह पुकारे जाना खासा नागवार गुजरा। ओ, मैं तो भूल ही गई, हमारे साथ हीरा भी बैठी है। वो दोनों एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारकर जोर से हंसी थी। याले, ना कि तुम महीन को सख्त सुनाओ, तुम भी इसका साथ दे रही हो। हीरा को याले के महीन के साथ हंसकर जरमील का मजाक उड़ाना बहुत बुरा लगा था। ये लो, मैं क्यों सुनाऊँ महीन को? वो सच्ची तो कह रही है। वो महीन को एक आंख दबाकर हीरा को देखने लगी, मगर याले की हरकत हीरा से छुपी नहीं रह सकी। तो फिर मरो तुम लोग और खूब मजाक उड़ाओ हर किसी का। मैं यहाँ से जा रही हूँ। वह तनकती हुई उठी चेयर से और महीन को गुस्से से देखती हुई चली गई। अरे यार, वो तो नाराज़ होगी। महीन को इसकी नाराज़गी बहुत खुली थी। हाँ, तो बहुत गलत बात है। तुम लोगों को जरमील भाई को हिटलर नहीं बोलना चाहिए था। लाइबा को भी इन दोनों की गुफ्तगू पसंद नहीं है। ये याले की ये सब इसी की वजह से हुआ। माहिन बोली। अरे वाह, मेरे खाते में ये इल्ज़ाम क्यों? अब तुम दोनों फिर से शुरू हो जाना है। जाओ हीरा को मनाओ। लाइबा को हीरा की फिक्र लाक हो गई। भाई, मैं तो अपने बेटे को देखने जा रही हूँ, तुम ही मनाती फिरो हीरा को। वो हाथ छाटती बगैर हीरा की नाराज़गी की फिक्र की अपनी चेयर से खड़ी हुई। ऐसे कैसे? वो दोनों भी अपनी चेयर से खड़ी होगी। गलती दोनों की, दोनों हीरा को मनाएंगी। माहिने से भी अपने साथ का सीटा निकाह आधा घंटा ही हुआ था कि रुखसती का शोर मच गया। यार ये कैसी शादी है? माना दुल्हन का पर्दा मर्द हजरात से, मगर हम ख़वातीन को तो अपना चेहरा मुबारक दिखा देती।
लाइबा को सबसे ज़्यादा कलक था मकसूम को देखने का। यकीनन कोई चांद चेहरा परी पैकर होंगी जिसे देखने से इन्हें नज़र लग जाएगी। माहीन को भी बहुत अजीब लगा। तुम लोग इतनी तावली क्यों हो रही हो? बल्कि मेरा मशवरा मानो, आज रात आरफिन भाई की बजाय तुम दोनों ही मकसूम भाभी के पास रुक जाना। याले रज़ा को संभालते हुए बोली। तोबा है याले, सोच समझ के तो बोलो। माहीन इसकी बात सोचकर झेंप कर रहेगी, जिस पर हीरा समेत वो हंसती। ये अपनी याले कुछ ज़्यादा बेशर्म नहीं होगी? लाइबा ने माहीन को देखा। बेशर्म? यार इसमें तो कभी शर्म थी ही कहाँ। माहीन ने याले की उरियां बाजू पर एक चुटकी भरी, जिसे वह सहला के रखी, मगर बदला बात के लिए छोड़ दे के दुल्हन को ड्रेसिंग रूम से लाया जा रहा था। इतनी बड़ी गोल्डन एम्ब्रॉयडरी चादर से दुल्हन को ढांप रखा था कि हाथ तक नजर नहीं आ रहे थे। मकसूम की अम्मी और खाला इसे संभालती हुई बाहर तक लाई थी और आराम से गाड़ी के अंदर बिठा दिया। कोई आधे घंटे में वो सब घर में ही थे। थोड़ी सी देर के लिए मकसूम बस नीचे बैठी तो वो भी घूंघ कर डाले। दुल्हन की ख्वाहिश है कि इसका चेहरा सबसे पहले दुल्हा ही देखे। ये राबिया पप्पा थी जो रुखसती से पहले ड्रेसिंग रूम में अकेली मकसूम के पास थी और इस पर वहाँ मौजूद सारे कजन्स दिल में सोच कर रह गए। ज़्यादातर मकसूम का खुद तंग करना, आरफिन का रिकॉर्ड लगाना, मगर मकसूम की ख्वाहिश मन्नत ने सब किराए पर पानी डाल दिया। हुजला रूसी में आरफिन ने जैसे ही अपने मजबूत कदम धरे, सामने के मंजर ने जैसे एक लम्हे के लिए इसे चकरा के रख दिया। इसने देरी से दरवाज़ा लॉक किया और विंडो स्क्रीन की सिमत पड़ा जो बाहर खिड़की की जानिब खुलती थी। अरूसी लिबास में मकीद इसकी दुल्हन इसने बड़ी सरत से पकड़कर अपनी सिम खींचा जो ग्लास विंडो के बाहर उतर रही थी। मकसूम पूरी तरह से इसकी मजबूत बाहों में कैद हो चुकी थी। नहाई डरी सहमी हुई नज़रों से मुकाबिल की नज़रों में देखा जहाँ हैरतों का एक समंदर मौजूद था। वही मुजस्मा हुसन सरापा, वही चांद जैसा चेहरा, चमकता रोशन चेहरा, वही मासूम आंखें जिन्हें देखकर वो एक इस लम्हे कितने पल में भूत होकर रह गया। जिसे देखकर इसका दिल पहली बार धड़कना सीखा था, जिसे देखकर ये एहसास से आगा था, ये अंदाज़ा हुआ कि मोहब्बत किसे कहते हैं। मगर ये वो तो नहीं जिससे इसकी शादी पक्की हुई थी। ये तो सोमी की दोस्त थी, और अगर ये यहाँ इसके बेडरूम में हुजला अरूसी के इस जोड़े में थे तो सोमी का है, और ये यहाँ क्यों है? कितने लातादाद अनगिन सवालों में घिरा वो इसके खौफजदा चेहरे को बगौर तक रहा था, मगर सोचो कि तसलसल टूटा तो इसकी वजह इसकी मजबूत बाहों में कैद दुल्हन मचाने लगी थी। गिरफ्त तोड़ने की भरपूर कोशिश कर रही थी। मुझे जाने दे प्लीज़, मुझे जाने दे। आरफी ने इसे खामोशी से देखा, मगर इसे अपनी लामत नहीं सोचों में जवाब चाहिए था जो सिर्फ वही दे सकती थी। पहले आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ क्या करिए और सोमी का है? देखिए मुझसे बिल्कुल सच बोलिएगा, क्योंकि झूठ से मुझे सख्त नफरत है। आरफीन का लबा लहजा थोड़ा सख्त हुआ था, क्योंकि ख़ानदान भर का मामला था। मकसूम पहले तो चुप रही, मगर बताए बिना कोई हल भी नहीं था। देख मकसूम, सिर्फ 1 घंटे की तो बात है, मैं जल्दी आ जाऊँगी। सोमी तू पागल तो नहीं हो गया? तेरी माइयों और तेरी ससुराल वाले आके रस्म करने और तू कह रही है मैं माइयों का तेरा ड्रेस पहन कर बैठ जाऊँ? नहीं सोमी, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती, कतई नहीं। अगर इसको पता चल गया कि दुल्हन की जगह इसकी फ्रेंड बैठ गई तो सोच किस कदर शर्मिंदगी का मुकाम है। मकसूम इसकी फजूल बात किसी भी तौर मानने की तैयार नहीं थी। तो इसकी फिक्र मत कर, ऐसे तो मैं रस्म से पहले आ जाऊंगी। और दूसरी बात कि पूरे हाल में ये बात मैंने पहुंचा दी कि दुल्हन ने मन्नत मांगी कि अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाएगी। ओ माई गॉड सोमी, तू वाकई बहुत पागल है। मकसूम ने अपना सर पकड़ लिया। अब ये सब छोड़ और मेरा ये माइयों का ड्रेस पहन ले, मैं ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगी। वो काली चादर में खुद को अच्छी तरह ढांपे पीछे की विंडो से बाहर निकल चुकी थी। मजबूरन से माइयों का येलो एंड ग्रीन शरारा पहनना पड़ा। दुपट्टे का बड़ा सा घूंघट निकाल लिया ताकि कोई इसका चेहरा न देख सके। रस्म हो चुकी थी। जब वो कमरे में आई तो जल्दी से पहले दरवाज़ा लॉक किया और अपने ज़ोर से धड़कते दिल पर हाथ रखा। इत्तेदाल पर लाने की कोशिश करने लगी। चेहरा इतनी ठंड के बावजूद पूरा पसीने से तर था। पूरा वजूद खौफ और हिरास से कांप रहा था। निगाहें ऊपर उठाई तो सामने बेड पर लेटी सोमी नहायत दिलचस्प नज़र से देख रही थी। होंठों पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट थी। कसम से मकसूम, तो इस ड्रेस में इस कदर हसीन लग रही कि वाकई में लग रहा है तेरी शादी हो रही है। इतना रूप आया इस लम्हे तेरे चेहरे पर। सोमी की बात पर मकसूम बुरी तरह चौंक के रह गई। अच्छा बकवास करने की जरूरत नहीं, और पकड़ अपना दुपट्टा, जाने दोस्ती में और क्या क्या करवाएगी। तेरे बगैर डंगर जहाँ लग के जड़ी दोस्ती दे विच अस हद तक जा रही। दुपट्टा खुद से आज़ाद करके इस पर उछालती ड्रेसिंग रूम में घुस गई, मगर अपने पीछे इसके कहके की आवाज़ें इसकी समाज से महफूज न रह सकी। जल्दी बारात का दिन भी आ गया। इस दिन भी सोमी ने अपनी दोस्ती की कस्में दी, इसकी मिन्नतें की, यहाँ तक कि इसके आगे खूब रोध हो के हाथ पैर जोड़े। सोमी क्या हो गया तुझे? आखिर तू मुझे बताती क्यों नहीं? क्यों अंधेरे में रख रही है? अगर कोई बात है तो मुझे बता, हम मिलकर इसका हल निकालेंगे। वो इसके दोनों हाथ पकड़े शक भरी नजरों से उसे देख रही थी। मकसूम, मैं अभी तुझे कुछ भी नहीं बता सकती, मगर मैं तुझसे वादा करती हूँ मैं लौट कर आऊँगी तो तुझे सब कुछ सच सच बता दूँगी। लानती अपना कितने याद ना चली है। मैंने लगता तो उन्होंने अपने मंगेतर ना ब्याह कराता इन्हें। वो गिड़गिड़ा के रोने लगी। सोमी, किसी मुश्किल में मत फंसा देना मुझे, तुझे तो मालूम है मेरे हालात कैसे हैं। नहीं तू बेफिक्र है, कुछ नहीं होगा। इसके नरम मान जाने वाले लहजे पर सोमी ने कहा। नहीं सोमी, फिक्र की तो बात है, अगर घर में पता चल गया तो तू सोच भी नहीं सकती कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने कहा ना कि मैं कुछ नहीं होने दूंगी, मैं जल्दी में वापस आ जाऊंगी। और आखिरकार बहुत से वादे लेकर वो चली गई। एक बार फिर दुल्हन का भारी सुरख चौड़ाई से अपने नाजुक बदन की जीनत बनाना पड़ा। वो दुल्हन के रूप में सजी सवरी सबसे महंगे होटल में आ गई थी। इस वक्त ड्रेसिंग रूम में बैठी सोमी के शिद्दत से इंतजार कर रही थी। इसने यहीं आने का कहा था, दिल जैसे पसलियाँ तोड़ के बाहर ही आ जाएगा। इस कदर घबराहट हो रही थी कि एसी की कूलिंग में पसीने में पूरी शराबूर हो चुकी थी। 1 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया था, मगर सोमी का अभी तक कुछ अता पता नहीं था। वो अपनी जगह से खड़ी हुई, चेहरा तो इसका तकरीबन छुपा हुआ ही था। इस भारी शरारे और घबराहट की वजह से जब खड़ा नहीं हुआ जा रहा था तो दोबारा चेयर पर बैठ गई। किसी असना में ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खुला, चंद लोग अंदर। मकसूम अजहर से मकसूम आरफीन बनना दी गई।
नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आरफिन सोमी क्या और इनकी ज़िंदगी में सिर्फ सोमी आएगी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आंटी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था, निकाह के वक्त ही इनकार कर देना चाहिए था। ये निकाह सरासर गलत है। वो खुद को ही तो कसूरवार ठहरा रही थी, मगर अब जो हुआ सो हुआ। ये रुखसती किसी भी तरह रह गई थी और इससे पहले को अपने इरादे पर अमल करती रुखसती का शोर मच गया। इतनी जल्दी रुखसती, या अल्लाह, सोमी कहाँ फंसा के चली गई हो। वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ा के रह गई। इसे उजला रस्सी में बिठा के राबिया नीचे चली गई। इनके जाने के बाद वो तेजी से सजे सवरे बेड से नीचे उतरी, खुद पर बड़ी सी लिपटी चादर को खुद से आज़ाद किया और चारों तरफ देखा। इसे एक ग्लास विंडो नजर आई। वो आरफिन के आने से पहले इस कमरे से भाग जाना चाहती थी। वो कामयाबी हो जाती अगर इसने इसकी नाजुक बाजू नहायत जारहाना अंदाज में पकड़ के ना खींचा होता। तो ये बात है। आरफी ने सीने पर दोनों बाजू बांधे इस जाने तमन्ना को देखा। जी, नज़र झुकाए धीमी आवाज़ में अपना इकरार जुर्म कर रही थी। मैंने क्यों लग रहा है मकसूम ते सोमी ए दोनों मेरे को गला बड़ियाँ खान गया। इसका मतलब है आपकी माइयों रस्म हुई तो मेरे नाम की, आपके हाथों पर मेहंदी लगी वो मेरे नाम की दुल्हन। ये सुर्ख जोड़ा अपने नाजुक वजूद पर सजा। सबसे बड़ी और अहम बात कि आपका निकाह भी मुझसे हुआ, तो फिर शब ज़फ़ाफ़ में भी मुझे आपके साथ ही मनानी चाहिए। किस कदर भरपूर मुस्कुराहट होठों पर सजा इसकी दिलकश खूबसूरत सलापे को नहायत बेबाक नज़रों से बगौर तक रहा था। मकसूम की तो जैसे जान ही निकल गई। इसने अपना भारी सुर्ख आंचल मजबूती से पकड़ ली, जैसे वो अपने कहे पर अमल कर लेगा। वो खौफज़दा होकर पीछे जाने लगी और फिर इसकी खौफसदगी को देखकर बहुत महसूस होता हुआ आगे बढ़ा था, यहाँ तक कि वो पीछे दीवार से बिल्कुल चिपक कर रह गई। देखिए मैं कहती हूँ आप वहीं रुक जाइए, वरना मैं आपको जान से मार दूंगी। जाने कैसे जुबान से बिना सोचे समझे फिसल गया। आरफीन हौले से हंस दिया और 2 कदम आगे बढ़ के इसके करीब झुका था। हम तो आपको पहली नज़र में देखकर ही अपनी जान से हार गए थे मिसेज आरफीन। इसकी धीमी से गोशी पर वो कानों की लो तक सुरख पड़ गई थी। आंखों में नमी आ ठहरी। वो खुद को सबके पहाड़ जैसे वजूद के आगे बिल्कुल बेबस महसूस कर रही थी। आरफीन की नज़र जब इसके सभी चेहरे पर पड़ी तो अपना मजाक इसे महंगा पड़ता नजर आया। इसके चेहरा मुकम्मल सफ़ेद पड़ने लगा था। वो इसे कुछ फासले पर खड़ा हो गया। आई एम सॉरी, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, वरना यकीन जानिए मेरा इरादा आपका दिल दुखाना बिल्कुल नहीं था। मकसूम ने नज़र उठाकर इसे देखा। आरफीन की नज़रों में से मुकम्मल सच्चाई नजर आई। इसने अपनी शेरवानी की जेब से रुमाल निकाल के इसे सिमट पड़ा। ले लो और अपने आंसू को साफ कर लो, तकलीफ हो रही है मुझे। मकसूम ने नहायत अजीब नज़रों से इसे देखा था, मगर रुमाल लेने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ा। पकड़ लो, वरना ये जसारत मुझे करना पड़ेगी। इसके रुखसार पर बिखरे मोतियों को बगौर तकते हुए ज़ूमानी लबो लहजे में इसने कहा। मकसूम इसकी बात समझते हुए फ़ौरन से पेशते हुए रुमाल थाम कर अपने बहती आंसुओं को साफ करने लगी। आरफीन मुस्कुराता हुआ वहाँ से हटा और कमरे में रखे फ्रिज की तरफ बढ़ा और इसमें से एक गिलास ठंडा पानी निकाला और इसे ला कर दिया, जिसे मकसूम ने सिर्फ 2 घूंट पीकर वापस कर दिया। खड़े खड़े थक जाएंगी, आइए वहाँ चलकर बैठते हैं। इसका इशारा सामने छोटे से आयरन सोफे सेट की तरफ था। नहीं प्लीज़, मुझे यहाँ से जाने दे। सुबह होने से पहले मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊँगी। भीगी भीगी कनेरी पलकों की बाढ़ ऊपर उठाई थी। अच्छा, फिर इसके बाद क्या होगा? मैं सोमी से कांटेक्ट करने की कोशिश करूँगी। मुझे लगता है वो किसी बड़ी मुश्किल में फंस गई है। इसके बाद फिर वो यहाँ वापस आ जाएगी। ये जगह सिर्फ इसकी, इस जगह पर आप पर सिर्फ और सिर्फ सोमी का ही हक है। इन्हें उन छितरां दी कमी है ते छितरां दे उत्ते सिर्फ तेरा हक आ। एक बात पूछूं? जी जी, आप वाकई बहुत मासूम है या मुझे बना रही है? मैं समझी नहीं, कितनी मासूमियत थी इसकी आंखों में। तो फिर प्लीज़ मुझे समझने के लिए, मेरा मतलब है मेरी बातों को समझने के लिए आपको वहाँ बैठना पड़ेगा और सुकून से मेरी बातों को सुनना और समझना पड़ेगा। बिलाखिर वो मान गई और इसके पीछे आकर सिंगल सोफे पर सिमट कर दुबक कर बैठ गई। देखिए, अब जो मैं कहना चाह रहा हूँ इसे गौर से सुनिएगा और मेरी बातों को समझने की कोशिश करिएगा। कुछ पल खामोशी से आरफी ने इसके डरे से हमें वजूद को देखा। ये जो हमारी शादी हुई है वो कोई खुफिया शादी नहीं है, बल्कि नहायत धूमधाम से हुई है, ठीक है, जिसमें मेरा पूरा ख़ानदान जमा हुआ है। रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, मोहल्ले वाले, किसी से भी शादी छुपी भी नहीं है। मगर अब ये सोमी ने क्या, ये तो जो भी किया मैं तो नहीं जानता और ना ही आप। लेकिन अगर आप यहाँ से इस तरह छुप छुपा कर बिना किसी को कुछ भी बताए चलेगी तो इतनी बातें इतनी चहमगुइयाँ होंगी जिसका आपको कतई अंदाज़ा नहीं। इसके अलावा हमारे दोनों ख़ानदानों में की बदनामी अलग, और मेरा नहीं ख्याल कि आप ये सब चाहेंगी। नहायत सहूलत से आरफी ने इसे अपना मुद्दा समझाना चाहा। अच्छा एक बात तो बताइए, आपका नाम क्या है? क्योंकि निकाह तो मेरा मकसूम अज़हर से हुआ है, जो कि निकाह नामे पर यही नाम दर्ज है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको क्या कहूँ। आप इसे इत्तेफाक समझे या मेरी बदकिस्मती कि मेरा नाम भी मकसूम अज़हर है? नहायत धीमे लहजे में खुद को मुद्दे इल्ज़ाम ठहराया गया। ऐसा तो आप सोचती, अगर मेरी सोच पढ़ सकती तो अपनी किस्मत पर नाज करती। अपने ज़ुमानी जुमले में वो बहुत कुछ पावर करा गया, अगर वो समझ सकती तो। मगर वो तो अपना ही दुख और गम रो रही थी। आरफिन की आंखों में पनाह मोहब्बत नज़र ही नहीं आ रही थी इसे। देखिए, आप मुझे इधर उधर की बातों में उलझाइए मत और मुझे यहाँ से जाने दे। इसने आजी से कहते हुए इसकी सिम देखा। ओह माय गॉड, ठीक है, फिलॉसफर ने कहा, हर खूबसूरत चेहरे की अक्ल बिल्कुल खाली होती है। देखिए, कब से आप देखिए देखिए करेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आप ही को देख रहा हूँ। दिलकशी से मुस्कुराते हुए इसे छेड़ने लगा। मकसूम इन लोदेती निगाहों से घबरा के रह गई और निगाह चुराने लगी। आरफी ने बगौर निगाहों को देखा था। एनीवेज, अब ज़रा सीरियस हो जाए। वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। आप यहीं रुके, मैं ज़रा भी आता हूँ। मगर आप मुझे अकेला छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? वो भी सोफे से घबराती हुई उठी थी। बेफिक्र हो, थोड़ी देर के लिए मेरे बगैर अकेला रहना पड़ेगा। फिर ज़ुमानी जुमला जिसके खाक पल्ले नहीं पड़ा। वो मुस्कुराता हुआ दरवाजे की सिमत बढ़ने लगा, मगर कुछ सोचकर वापस पलटा
और हाँ, फिर से इस विंडो से कहीं से बाहर उतरने की कोशिश मत करना, बाहर लॉन में टाइगर्स खोल दिए गए हैं और इन्हें भी मेरी तरह हसीन चेहरे बहुत पसंद है। वो इसके दुल्हनापे सरापे पर एक भरपूर नज़र डालता कमरे से बाहर निकल गया और इसकी सिर्फ एक बात समझी थी कि बाहर लॉन में टाइगर्स है। वो डरती हुई फिर से सोफे पर दुबक कर बैठ गई। वो राबे के रूम का दरवाज़ा धीरे धीरे बजा रहा था। इस वक्त कौन है? वो ब्लैंकेट से निकल कर दरवाजे पर आई। दरवाज़ा खोला तो सामने आरफिन को खड़ा पाया। अरे आरफिन बेटा, तुम इस वक्त? सब खैरियत तो है ना? वो घबरा गई थी। मम्मा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ चांद, क्यों नहीं, आओ। वो अंदर ही अंदर डरी जा रही थी। दिल किसी अनहोनी बात को सोच सोच कर दहला जा रहा था। इसने आराम आराम से सारी बात राबिया को बता दी। ओ माय गॉड आरफिन, ये तो बड़ा गंभीर मसला हो गया, अब क्या होगा? वो सही मानों में बहुत परेशान होगी। इन्हें इतना परेशान देखकर वो भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गया। बेशक इसने मकसूम को पहली नज़र में पसंद कर लिया था, मगर इसकी शादी इतनी अचानक, वो भी इसकी दोस्त सोमी से हुई थी, मगर होनी थी। मगर फिर हालात ने कुछ ऐसा पलटा खाया कि वही जाने अजीज़ इसकी हमसफ़र बन गई। वह कुद्दत के इस फैसले पर बहुत खुश हुआ था, मगर ख्वाबों ख्यालों से निकलकर जब हकीकत की दुनिया में कदम रखा तो हालात के ख़राब होने का अंदाज़ा हुआ था। आरफिन, तुम पहला काम तो ये करो कि सोमी की मम्मी को फ़ोन करो और इन्हें यहाँ बुलाओ, इन्होंने फिक्रमंदाना लहजे में कहा। मगर मम्मा, इसमें सोमी की मम्मी का क्या कर सकती है? वो समझा नहीं। अरे बेटा, सोमी इनकी बेटी है जिसकी शादी तुमसे होनी थी, मगर वो क्या है वजह है कि सोमी की दोस्त से तुम्हारी वजह शादी कर दी गई। और फिर सबसे बड़ी बात कि कल वलीमे की तकरीब है, ये बात सब इनके इल्म में है या नहीं? अगर है तो इन्होंने ऐसा क्यों किया? ये तो हमारे साथ सरासर धोखा है। आप ठीक कह रही हैं मम्मा, मगर मकसूम का कहना है कि वो लाइल्म है, सोमी की इस हरकत से बेखबर है। वही तो मेरा मतलब आरफिन, मगर मैं फिर भी बहुत कंफ्यूज हूँ। तुम पहली फुर्सत में सोमी की मम्मी को फ़ोन मिला के मुझसे बात कराओ। कुछ ही घंटों में राबिया और आरफिन के रूबरू थी और राबिया से इन्हें सब कुछ पता चल गया था, मगर इनकी कैफियत राबिया से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। चेहरे पर गम और दुख के अलावा गुस्सा और जलाल भी बहुत था। मैं मिलना चाहती हूँ मकसूम से। वो तीनों इसी कमरे में दाखिल हुए जहाँ मकसूम एक सोफे पर दुबकी बैठी थी। सोमी की मम्मी को देखकर वो सोफे से खड़ी होगी। इन्हें देखकर इसके चेहरे पर डर और खौफ के रंग मंडलाने लगे। दिल सहम सहम कर जैसे सुकड़ने लगा, आंखों में नमी उतरने लगी, हल्के हल्के पूरा वजूद कप आ रहा था। वो आंखों में गुस्से के शोले भरे आगे बढ़ी और एक जनाटेला थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारा कि फिर से इसी सोफे पर गिरी। इन्होंने इसे फिर से दोनों बाजू से सख्ती से पकड़कर अपने मुकाबिल किया। ये क्या किया तुमने? और सोमी कहाँ है? इनका गुस्सा इस कदर रूज पर तक अगर बस चलता तो अभी और इसी वक्त मकसूम को शूट कर देती। इनकी जारहाना हरकत देखकर आरफिन आगे बढ़ा। आफरीन बेगम, इनकी इन हरकतों ने आरफिन को भी गुस्सा दिला दिया। बहुत बुरा लगा था इनका ये बर्ताव मकसूम के साथ। बिहेव आंटी, ये कौन सा तरीका बात करने का? इसने मकसूम को इनके सख्त करीब से छुड़वाया। वो भी डर और खौफ से आरफिन की पुष्ट पर जा छुपी। ये आप बोल रही हो, जबकि सबसे बड़ी मुजरम तो ये खुद आपकी है। इन्हें आरफिन का मकसूम का छुड़ाना कुछ नागवार गुजरा। देखिए, इस तरह गुस्सा करने से कोई मसले का हल नहीं है। अहम पॉइंट ये है कि सोमी ने ये क्यों किया और कहाँ है वो इस वक्त? ये तो ये बताएगी जो बहुत मासूम बन रही है। इन्होंने जहरीली निगाहों से आरफिन की पुष्ट पर छुपी मकसूम को देखा। मुझे तो लग रहा है इसने कुछ गड़बड़ की है, मेरी भोली बेटी को वर्गला है। पूछो इस लड़की से कि वो कहाँ है। सोमी, बेटी तेरी बोली थी इसी ना, लाख लाना तेरे थे। अच्छा, तो इसने आपकी भोली बेटी को वर्गलाया और वो इतनी भोली थी कि इसके वर्गलाने में आ भी गई। आरफिन बेटा, आप नहीं जानते ऐसी लड़कियों को, अमीर लड़कों को फांसने में ये बहुत आगे होती है। अच्छा, वेरी गुड। तो फिर आपकी अपनी बेटी को क्या कहा जाएगा? इसे अपना नहीं तो कम अज़ कम आपकी इज्जत का तो ख्याल रखना चाहिए था। शादी वाले दिन घर से भाग जाना, ये कौन सी अक्लमंदी है? बहुत से सवाल उठते हैं ऐसी लड़कियों के लिए घर में तो, मगर मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप खुद समझदार हैं। और रही मकसूम की, तो अगर ये आज यहाँ नहीं होती तो जो सवालात मेरे जहन में वो सब आपसे, आपके घर वाले, रिश्तेदार, शादी में हर फर्द आपसे कर रहा होता। फिर मैं आपसे पूछता कि क्या जवाब आपके पास? आंटी, इस लड़की ने आपकी इज्जत रखी है, मगर ये जगह इसकी नहीं सोमी की है। वो किसी भी तरह इतना अच्छा आला ख़ानदान, बेहतरीन लड़का कमाना नहीं चाहती थी। इन्हें रह रहकर सोमी पर गुस्सा आ रहा था, जिसने अपनी बेवकूफ़ी और नादानी में इतनी बड़ी गलती कर दी थी। मगर निकाह मेरा सोमी से नहीं मकसूम से, और इस लिहाज से ये मेरी शरीक हयात है। मगर मैं इस निकाह को नहीं मानती। मैं सोमी को ढूंढूंगी, ये जगह इसी की और यहाँ आएगी। मैं इस लड़की को सोमी की जगह लेने नहीं दूंगी। फिलहाल तो आप सोमी को ढूंढिए, पता करें कि वो कहाँ है। बाकी बातें बात की हैं। इसने भी हतमी फैसला सुना दिया। आरफिन, बहुत हो गया, अब खामोश रहो तुम। राबे को बीच में टोकना ही पड़ा। आई एम सॉरी आफरीन। आरफिन कुछ ज़्यादा ही बोल गया। अहम बात तो ये है कि कल वलीमा और कल आपके पूरे ख़ानदान को यहाँ आना तकरीब में, तो वो सब मकसूम को देखकर बहुत से सवाल उठाएंगे और फिर बहुत सी रसूम वगैरह। इसके बारे में क्या सोचा आपने? राबिया ने नहायत तसल्ली से पूछा। पहली बात तो ये राबिया कि मुझे आरफिन बेटे की कोई बात बुरी नहीं लगी, क्योंकि इनके बदलाव की जिम्मेदार भी यही लड़की है जिसने मेरी अपनी सगी बेटी को वर्गला के जाने कहाँ भगा दिया। फिर तो ये गैर है। आंटी, आप फिर ज्यादती करिए। आरफिन चुप नहीं रह सका। एनीवेज, ये तो वक्त के साथ आपको खुद ही पता चल जाएगा। और दूसरी बात आपसे राबिया, ये कहनी है कि कल का वलीमा और तमाम रसूम वगैरह पोस्टपोन कर देना चाहिए। हाँ, आप ठीक कह रही हैं, इस मसले का एक और हल है, मगर मकसूम का क्या बोलकर अपने ख़ानदान में तारुफ करवाऊँ? इन्होंने एक अहम नुक्ता आगे रखा। निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। किस कदर तजलील और तहकीर थी इनके लबो लहजे में। आरफिन के पहलू में छुपी नाजुक सी मकसूम का दिल कट कर रह गया। आंखें आंसुओं से भरने लगी। आप फिर गलत लहजा और गलत बात करिए मेरी बीवी के बारे में। बीवी? तंजी हंसी हंसते हुए इन्होंने कहर आलूद नजरी सहमी चढ़िया पर डाली। आफरीन, ये मसले का हल नहीं। आज सुबह मुझे सबके आगे जवाब दे होना है। हमारी इज्जत है। बेशक बेटी घर से आपकी गई है, मगर रिश्ता तो इसका मेरे घर के साथ जुड़ने जा रहा था। और मेरी ये बात नापसंद है कि बात नापसंद है कि किसी की बेटी पर उंगलियां उठाएं।
इसलिए प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ गुस्सा जलाल को एक तरफ रखकर कुछ समझदारी की बातें करें। हालांकि इन्हें भी आफरीन की बातें पसंद नहीं आई थी, मगर वो खामोशी में बेहतरीन चुप थी, खामोशी सब सुन रही थी। ओके, तो फिर एक हल और भी है, मैं मकसूम को अभी इसी वक्त अपने साथ अपने घर ले जाती हूँ। जी? राबे ने हैरानगी से ने देखा और इनकी बात पर वहीं बिल्कुल बेसाख्तगी से मकसूम ने पीछे से आरफिन का बाजू अपनी मुट्ठी में दबोचा। आरफिन की इस लम्स पर जैसे हिर्स अलर्ट हो गई थी, वो साफ इस वजूद की कपकपाहट महसूस कर सकता था। नहीं आंटी, मकसूम यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। आरफिन के लहजे में सख्ती थी और कुछ वो राबिया का भी कुछ इरादा, यही इरादा राबिया का भी था। क्यों नहीं जाएगी? ये मेरी बेटी की सहेली, ये मेरे घर पर रहेगी और जब सोमी आ जाएगी तो यहाँ आएगी। मैं सोमी को हक़ से वो यहाँ आएगी, मैं सोमी का हक़ से मारने नहीं दूंगी। नफरत से देखा था। तो आप सोमी के आने का इंतज़ार कीजिए, मगर मकसूम यहाँ से किसी सूरत नहीं जाएगी। आरफिन बिल्कुल ठीक कह रहा आफरीन, हमें पहले सोमी के घर आने का इंतज़ार करना चाहिए और यही मकसूम तो वो यहीं रहेगी सोमी के आने तक। राबी ने मुकम्मल आरफिन का साथ दिया। आफरीन खामोश हो गई। ऑल राइट, जैसा आप मुनासिब समझे। वैसे भी बहुत टाइम हो गया, फजर होने वाली है, मुझे निकलना चाहिए घर। वहाँ पे भी जवाब दे होना जो इदा की गंदी औलाद पल्ले पाई हुए ना, तो फिर हर पासे जवाब दे होना पैंदा। तो तेरे वगरी जी जिद्दां दी औरत अपनी औलाद वालों पट्टी बन के तो दूजियां दी औलाद नूं गल्लां सुनाई जांदी। लानती औरत। अगर आपकी इजाज़त हो तो दरवाज़ा बंद कर दूँ? लहजे को बशाश बनाते हुए जुमानी अंदाज में इसकी भीगी भीगी आंखों में झांका था। नहीं तो एक लाइन रह गई। वो खामोशी से वहाँ से मकसूम को एक नज़र और घूरती हुई बाहर निकल आई और इनके पीछे राबी भी चलती हुई चली गई। अगर आपकी इजाज़त हो तो दरवाज़ा बंद कर दूँ? लहजे को बशाश बनाते हुए जुमानी अंदाज में इसकी भीगी भीगी आंखों में झांका। जी प्लीज़ बंद कर दें। इसके अलावा लहजे में साफ डर खौफ बोल रहा था। आरफिन का जुमानी लहजा इसने समझा ही नहीं। इसका आरफिन को अच्छी तरह अंदाज़ा था, मगर कैसे? या तो आप मेरे साथ वहाँ तक आइए या फिर अपनी नाजुक हथेलियों की गिरफ्त से मुझे आज़ाद कर दीजिए। हालांकि मैं चाहता नहीं हूँ। अब वो पूरी तरह इसका इशारा और इसकी शरारत समझ गई थी और पूरी तरह छेमते हुए अपनी हथेली इसके बाजू से हटाई। वो मुस्कुराता हुआ दरवाज़ा बंद करने आगे बढ़ा था। पूरी रात वो रोती रही थी। अपनी इस तरह किस्मत बदल जाने पर वो अपने नसीब से शिकवा के ना थी। अफरीदी कौन है? यूँ इसकी ज़िंदगी में आके इसे संभलने का मौका ही नहीं मिल पाया, और इसके बीच ऐसी कौन सी दुश्मनी है जिसका अजाला मेरी ज़ात से किया गया? वो जो एक नामुकम्मल लड़की हूँ। अफरीदी ने मज़ीद मेरी शख्सियत को मसक करके रख दी। यही सब कुछ इस पर बीता था। वो सोच सोच कर फूट फूट कर ज़ारों कतार रोती रही, यहाँ तक कि सुबह के 7 बज के फिर नींद ने इसकी सोचों पर, इसके आंसू पर कल्पा पा लिया। ब्लैक 3 पीस सूट में वो चलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। मुलाजमा जो घर की सफाई करती ड्राइंग रूम के सामने खड़े अनजान चेहरे को देखकर हैरानी भरी नज़रों से तकने लगी। रेहान शेख कहाँ है? मुख्तसर सा सवाल था, लेकिन इसके आगे कोई सवाल नहीं, यानी इसके आगे कोई सवाल नहीं। जी वो तो अपने कमरे में। वानिया शेख कहाँ है? जी वो तो अपने कमरे में सो रही है। सो रही है? अफरीदी ने हैंड वॉच देखी जहाँ सुबह के 10 बजे थे। ओके तुम अपना काम करो, मैं खुद देखता हूँ। अफरीदी ने मुलाजमा पर एक नज़र डाली और तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ता चला गया। इस मुलाजमा की कुछ सुने बगैर कि ये कहना चाहती कि इनके कमरे में कोई भी इनकी बगैर इजाज़त के नहीं जा सकता। इन्हें कोई नींद से नहीं उठा सकता जब तक वो खुद नहीं उठ जाती। अफरीदी बगैर नॉक के अंदर दाखिल हुआ। सामने जहादी साइज बेड पर नज़र पड़ी, जहाँ पिंक ब्लैंकेट में वो सुकड़ी सिमटी सी बेखबर सो रही थी। रुखसार पर जा बजा आंसुओं के खुश्क निशान थे, जिसका मतलब था पूरी रात रोती रही है। अफरीदी ने पूरे कमरे में नज़र दौड़ाई, जहाँ से अपनी मतलूबा शय मिल गई। ड्रेसिंग टेबल के पास रखी आयरन चेयर इसने उठाई और इसके बेड के करीब रखी। नहायत आराम से इस पर बराजमान हुआ। बगौर इसके चेहरे को तकते हुए अपनी शहादत की उंगली इसकी बंद पलकों पर फेरी। मर्दाना लमस महसूस करके वानिया ने अपनी आंखें खोली। वही चेहरा जिससे इसने पूरी रात शिद्दत से नफरत की थी। इसने अफरीदी की भारी हथेली अपने चेहरे से बुरी तरह झटकी और एक झटके से वो बैठी थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बेडरूम में आ सकते हो? चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। अफरीदी तंजिया मुस्कुराहट से अपनी चेयर से उठकर इसके पास बेड पर बैठा। तुम्हें अभी भी मेरी हिम्मत पर शक है? इसने वानिया के खुले बालों को छेड़ा था। हाय हाय, आखिर हो गया। कुछ नहीं होया, दूर रहो मुझसे, कराहियत आती है मुझे तुमसे। वानिया ने बुरी तरह अफरीदी के हाथ को झटका, मगर अफरीदी इसके इस अंदाज को देखकर गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि इसके अंदर के इंसान में एक तस्कीन की लहर दौड़ गई थी। वो लुत्फ ले रहा था। मगर क्या करे, अब तुम्हें इसी कराहियत ज़दा इंसान के साथ नाम के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। वानिया अफरीदी नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। मैं बहुत जल्द इस नाम से छुटकारा पा लूँगी। वो सिर्फ इसे घूर के रहेगी। वेरी गुड, मगर कोई रीज़न तो दोगी ना इस नाम से छुटकारा पाने के लिए। यही रीज़न क्या कम है कि तुमने मुझे किडनैप करके ज़बरदस्ती निकाह के पेपर्स पर साइन करवाए? मगर इस रीज़न का कोई सबूत नहीं। वो फूल से चढ़ाने के मूड में था और कामयाब भी रहा अपनी इस हरकत पर। वो सब मैं कुछ नहीं जानती, बस इतना जानती कि मैं किसी भी कीमत पर तुमसे तलाक लेकर आऊँगी। मेरे बाबा का बहुत असर रसूख है। वो फनकारी थी। चलो फिर देखते हैं तुम्हारे बाबा रेहान शेख का असर रसूख, मगर मेरी एक बात तुम कान खोल कर सुन लो। अफरीदी ने इसका बाजू जोर से पकड़ के झटके से अपने करीब तक कर लिया कि अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख पाई और सीधे इसके पहाड़ जैसे वजूद से टकराई थी। तुम किसी भी अदालत कोर्ट कचहरी में जाओ, कितनी ही कोशिश कर लो तुम बाप बेटी, मगर मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर तलाक नहीं दूंगा। यूँ समझ लो कि तुम मेरे वजूद का वो नासूर बनकर होगी जिसे मैं तुम्हारी लाख कोशिशों के बावजूद भी काट कर नहीं फेंक सकता। इसलिए मेरी सलाह मानो, इस ख्याल को दिल से बाहर निकाल दो। यही तुम्हारे लिए बेहतर है। अफरीदी ने जिस झटके से अपने करीब किया था, इससे कई ज़ोर से गुस्से दूर भी किया कि वो पूरी जान से हिल कर रह गई
और एक निगाह वो इसके चेहरे पर डालता खड़ा हुआ। मगर हाँ, एक बात पर सारी ज़िंदगी अफसोस रहेगा कि तुम्हारे बाप की गलती की सज़ा इसका तावान तुम्हें देना पड़ेगा। बड़ा गरूर है ना तुम्हारे बाप को। अब वो जब जब तुम्हें देखेगा अपने किए पर पशेमान होगा। वो फिर रुका नहीं, कमरे से बाहर निकलता चला गया। इसके चले जाने के बाद वो एक बार फिर बिखरती चली कि आंसू थे जो रात भर बहते बहते खुश्क हो गए थे, एक बार फिर इसकी किस्मत पर मातम के ना थे। बाप की करनी बेटी को भरनी पड़ रही है। याले को नजमा ने आसिया के पास नीचे भेजा था। मकसूम को डायमंड का सेट दिखाने आई थी जो आज की तकरीब में वो आसिया को वो डायमंड का सेट दिखाने आई थी जो आज की तकरीब में मकसूम को मुंह दिखाई में देने वाली थी। वो ड्राइंग रूम में बैठी थी, सामने ज़रमील का बेडरूम था। दरवाज़ा खुला था मगर वो कहीं नज़र नहीं आ रहा था। वो ताई मामा को डायमंड सेट दिखा के फ़ौरन नहीं पेशतर यहाँ से चली जाना चाहती थी। वो ये नहीं चाहती कि ज़रमील से इसका सामना हो, मगर वो कहते हैं ना कि जो हम सोचते हैं ऐसा अक्सर नहीं होता। ज़रमील मंजर आम पर आ गया था। वो वॉशरूम में था, ब्लू जीन्स बगैर शर्ट के, गले में टॉवल डाले वो सामने खड़ा था। याले की निगाह इसके हुलिये को देखकर खुद ही झुकती चली गई। वो बैठे से खड़ी होकर मगर अपना रुख इसकी सिम से मोड़ लिया। ज़रमील ज़मीन पर मजबूत कदम धरता आहिस्ते से रूम से आगे बढ़ा और इसके बिल्कुल पीछे जाकर खड़ा हो गया। ज़रमील के कसरती बदन से फूटती कलोन की खुशबू बहुत करीब महसूस हुई। बस पटा के जो झटके से मुड़ी ज़रमील इसके इस कदर करीब खड़ा था, वो पलटने पर बिल्कुल इसके चौड़े सीने से लगी थी। एक तो ज़रमील का ही हुलिया, फिर इसके कुर्बत। याले के जिस्म एक सर्द सी लहर दौड़ गई। वो जल्दी से पीछे हुई। आज मेरी सुबह का आगाज़ बहुत खूबसूरत हुआ, यानी कि मेरी मोहब्बत का असर होता नज़र आ रहा है। इसका इशारा यहाँ इसकी मौजूदगी पर तब इसका इशारा बहुत अच्छी तरह समझ गई, इसलिए नहायत तब कर इसे देखा। आप अपनी इस खुशफहमी से बाहर निकल आइए। मुझे मेरी मामा ने ज़बरदस्ती भेजा कि डायमंड सेट ताई मामा को दिखा के लाऊं, जो मामा आज वलीमे में मकसूम भाभी को गिफ्ट करने वाली है। इसने अपने आने की वजह तफसील से बयान कर दी, जिसे ज़रमील ने बहुत सुकून और इत्मीनान से सुना। तुमने तो लंबी चौड़ी तमहीद बांध दी, मगर मेरे लिए यही काफ़ी कि तुम इस वक्त यहाँ मेरे सामने हो। अब शाबाश, एक काम करो, मेरे लिए अच्छा सा नाश्ता बना के लो। यानी वो उसे सुलगा के हंस उठा रहा था। मैं आपकी नौकर नहीं हूँ। ज़रमील इसके सुलग कर जवाब देने पर हंस दिया। अच्छा तो यार, कमरे मेरी शर्ट पड़ी है, इस पर इस्त्री कर दो। आप अपने सारे काम खुद करें। तो तुम्हें बीवी बनाकर लाया तो हूँ। अच्छा, इस बीवी का ख्याल बड़ी जल्दी आ गया आपको। इसने बीवी पर ख़ास जोर देते हुए तंज भरे अंदाज में ज़रमील को देखा। चलो आ तो गया ना, अब बहस छोड़ो, कमरे में चलो, मुझे तुमसे कुछ काम है। ज़रमील ने इसकी नाजुक कलाई पकड़ ली। याले बुरी तरह गड़बड़ा के रह गई। इसकी बेतकल्लुफ़ हरकत पर बात तो इस तरह कर रहा था जैसे बहुत अच्छे ताल्लुकात है दोनों के दरमियान। मैं जैसे कभी कोई हादसा इनकी ज़िंदगी में आया नहीं, मगर साथ ही ये ख्याल बहुत देरी से कूदा कि अरशद घर में और किसी भी वक्त नीचे आ सकता है, क्योंकि बाहर जाने का रास्ता यहीं से निकलता था। ज़रमील छोड़िए मेरा हाथ, अरशद भाई घर पर है। यारे ने झटके से इसकी मजबूत हथेली से अपनी कलाई छुड़ाई थी। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे तुम्हारे और अपने बीच किसी तीसरे वजूद का जिक्र बर्दाश्त नहीं है, और तुमने फिर इस साले का नाम ले लिया। ज़रमील, माइंड योर लैंग्वेज। अब आप गालियाँ भी बकने लगे, शर्म आनी चाहिए आपको। ज़रमील के तर्ज़ गुफ्तगू से नागवार लगे। मगर मैंने गाली तो नहीं दी, तुम्हारे रिश्ते से तुम्हारा चहीता भाई मेरा साला ही तो लगा ना। याले इसकी बात समझती हुई बुरी तरह झेंप कर रह गई। इसके चेहरे का रंग हया से दहक उठा था। ज़रमील ने बड़ी चाह से इसके कोस कर जाके इन रंगों को अपनी निगाहों में दिल में उतारा। याले, नहाई धीमी आवाज़ में पुकारता जैसे कोई फसूं फूंका। याले ने सिया घनेरी पलके पर मुश्किल ऊपर उठाई। सब कुछ भूल कर वापस मेरे पास आ जाओ। पहले तो वह खामोशी इसके चेहरे को, इसकी सुरमई आंखों को बगौर तकती रही। एक लम्हे को सब कुछ भूल भी जाए, मगर अपनी अना पर लगी कारी सर पर अपनी ज़ात का ठुकराया जाना, नस्वानियत की बेइज्जती नहीं। वो सब भूल जाना इतना आसान नहीं था। 2 साल में जल जल कर सुलग को वजह से आग में जली थी। इसकी मामूली सी भी तपश ज़रमील को अंदाज़ा नहीं था, और ना ही वो ये बात इतनी आसानी से नहीं भूलता। नहीं, कभी नहीं। मैं आपके पास वापस नहीं आऊँगी। आपके लिए चाहे भूल जाना आसान हो, मगर मेरे लिए वो सब कुछ एक रात भूलना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन भी है। इन 2 सालों में जितना मैं और मेरे चाहने वाले तड़पे, आप इसका मदावा नहीं कर सकते। सबस कांच समंदर से भरने लगे। मैं आपसे नफ़रत करती हूँ, शदीद नफ़रत। मत आया करें मेरे सामने। मुझे वो लम्हात फिर से याद आने लगते हैं, ज़ख्म उधड़ने लगते हैं। आपको देखकर तकलीफ़ होती है मुझे। वो फिर रुकी नहीं सकती हुई वहाँ से भागती हुई ऊपर गई, और वो वहाँ पत्थर का मुजस्मा बन के रह गया। ऐसा ग्लेशियर जाने कब याले की मोहब्बत की गर्मी से पिघलेगा। याले की आंखों में आंसू और इसकी बातों ने ज़रमील को मज़ीद शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में धकेल दिया। ज़रमील बेटा, याले को मनाना आसान नहीं है। आसिया जो जाने कब से पीछे खड़ी इन दोनों की गुफ्तगू सुन रही थी, धीरे धीरे चलती हुई इसके मुकाबले आ ठहरी। याले को देखकर तो खुद इनका दिल भी खून खून होता था, कलेजा मुंह को आता था। जानता हूँ मम्मा, मगर मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। मैं याले को इसकी खुशियाँ मोहब्बत वापस दूंगा जो इसका हक़ है। मैं इसे अपने पास वापस बुला लूँगा। ये रास्ता कठिन ज़रूर है, मगर मैं हर मुश्किल पार कर लूँगा। इसने आसिया के दोनों हाथ अपने मजबूत हाथों में थाम लिए। इंशाअल्लाह मेरे चाँद, जीत तुम्हारी होगी। इन्होंने दिल से दुआ दी। इसकी चौड़ी पेशानी पर बूसा देते वो डायमंड का सेट उठाया जो याले टेबल पर रखकर चली गई थी। इसलिए ऊपर के पोर्शन की जानी बढ़ गई। दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक दी जा रही थी। आरफिन बेड पर बेखबर सो रहा था। मकसूम को इसकी बेखबर नींद का अंदाज़ा तो हो गया था कि चाहे आंधी आए तूफ़ान आए, वो अपनी नींद पूरी करके उठता है।
ये कोई तीसरी बार था जो दरवाज़ा बजा बजा कर थक कर हार कर चला गया था, मगर दरवाजे को जिस तरह पीटा जा रहा था लग रहा था कि दरवाजे को तोड़ के दम लेंगे। बिलाखिर मकसूम सोफे से उठी बेड की सिमट पड़ी, जहाँ वो पूरे बेड पर तसल्लुत जमाए बेखबर सो रहा था। सुनिए, उठिए ना, दरवाजे पर कोई है। बिना इसको हाथ लगाए मकसूम आहिस्ती से बोली, मगर वो था कि टस से मस नहीं हो रहा था हुआ। इसी शशमंज में वो खड़ी सोचती रही कि नज़र अलार्म घड़ी पर पड़ी। यही तरीका ठीक रहेगा। इसने अलार्म घड़ी उठाई और ओके करके बिल्कुल इसके कान के नज़दीक रख दी। आरफिन बुरी तरह घबरा के रह गया। या अल्लाह खैर, मकसूम की दबी दबी मुस्कुराहट इससे मख्फी नहीं रह सकी। ये कौन सा सूर्य इसराफील था? दरवाजे पर कोई है, तीसरी बार आया कोई। आप प्लीज़ देखिए। वो सब तो ठीक है, मगर आपको कोई और तरीका नहीं आता नींद से जगाने का? वो कान को चाहता उठ के बैठा था और अलार्म को ऑफ करके बेड टेबल पर रखा। नहीं। इसने नफ़ी में इधर उधर गर्दन घुमाई। आरफिन से बगौर तकता हुआ गहरी सांस लेते हुए बेड से नीचे उतरा था। अगर हमें इतनी फ्रेंडशिप होती तो मैं ज़रूर बताता कि नींद से कैसे जगाया जाता है, वो ज़ुमानी अंदाज में कहता हुआ आगे बढ़ा, और इसकी ज़ुमानी बात का मतलब समझते हुए कान की लों तक सुरख पड़ गई। यार क्या आरफिन भाई, आपने तो हद ही कर दी। हम कल से एक्साइटेड हो रहे मकसूम भाभी को देखें और आप है कि उठ के नहीं दे रहे। बेतकान बोलती सबसे पहले आरफिन की बिना इजाज़त लिए माहीन अंदर दाखिल हुई। इसके पीछे हीरा और याले भी थी। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, ब्यूटीफुल, वाओ। इस तरह के बहुत से कमेंट्स मकसूम ने अपने लिए सुने। वो इन लोगों को देखकर घबराही कि समझ नहीं आ रहा था क्या करे। वो सब इसको घेर के खड़ी हो गई। जब इसकी मदद तलब निगाह एक चेहरे पर उठी, इनसे कांच में रकम तहरीर हो, भला कैसे नहीं समझ सकता था। नींद तो वैसे भी पूरी हो चुकी थी, अब और क्या सोना, यही सोचता वो आगे बढ़ा। देख लिया, अब चलो निकलो कमरे से, शाबाश। ओए होए, एडी बेइज्जती। व्हाट? इन तीनों को इस इज्जत अफजाई पर मुंह खुले का खुला रह गया। इससे कहते हैं जोर का गुलाम। याले ने बेसाख्ता होकर आरफिन का रिकॉर्ड लगाया। आरफिन याले के इस बेसाख्ता जुमले पर कुछ खिजल सा हो गया, लेकिन अगर वो मामूली सा भी ढीला पड़ जाता तो यकीनन इसकी कमज़ोरी होती, इसका जिसका ये लड़के भरपूर फ़ायदा उठाती। हाँ, तो इसमें क्या कोई शक है? भाई हमारी मिसेज है इतनी प्यारी और खूबसूरत कि इनका गुलाम होना पड़ेगा। इसने इन तीनों लड़कियों को साइड में खुद मकसूम के बराबर में जाकर खड़ा हो गया। आरफिन भाई, आप तो बड़ी बेशर्म है। हम तो समझते थे कि इस घर में एक ही बेशर्मी का पीस याले, मगर यहाँ तो आप इससे भी आगे। माही ने आरफिन को रगेदने के साथ साथ याले से भी अपना पिछला हिसाब बेबाक करना चाहे। ओ हेलो, एक्सक्यूज़ मी, तुम यहाँ मेरे साथ आरफिन भाई का रिकॉर्ड लाने आई हो, मेरी टांग खींचने? याले ने कमर कस ली। याले? आरफिन ने याले को घूरा। मुझे यकीन है कि ऐसा तखरीबकार दिमाग तुम्हारा ही होगा। क्या मतलब है आपका आरफिन भाई? यहाँ और भी सब बहुत मासूम है। ठीक है, नहीं करती मैं आपसे बात। ना ही आप मुझे मनाने की कोशिश कीजिएगा, याले वार्न करके जाने की। अरे अरे मेरी स्वीट सिस्टर, मैं तो मजाक कर रहा था। आरफिन ने जल्दी से इसका हाथ पकड़ कर इसे रोका। आरफिन भाई, अभी आप हमें मरवा देते, जानते कि याले की मर्जी, हम नाराज़ी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हीरा शरारत भरी मुस्कुराहट चेहरे पर सजा कर आगे बढ़ी। ठीक कहा हीरा तुमने, क्योंकि नाराज़गी में खाती बहुत है। महीन ने भी चुटकुला छोड़ा। क्या कहा? याले ने महीन की एक मोटी सी चुटकी भरी को बिल बिला कर रखी और सी करते हुए अपना बाजू से हिलाने लगी। तुम लोग खूब ताक कर मकसूम भाभी के सामने मेरी बेइज्जती करो। अब तुम लोग अपनी हाँकती जाओगे, मेरी मिसेज से भी मिलोगी। आरफिन ने बड़ी चाहत भरी नज़रों से मकसूम को देखा। हाँ आरफिन भाई, हम असल में मकसूम भाभी से मिलने आए थे। कब से इंतज़ार कर रहे थे कि अब सुबह और हम मकसूम भाभी के दीदार का शर्फ हासिल करें। मकसूम को देखकर याले को बहुत खुशी हुई। बाकी मकसूम भाभी, अगर आपने अपना चेहरा न दिखाने की मन्नत मानी तो बिल्कुल ठीक मानी थी। आप वाकई बहुत खूबसूरत हैं। हीरा ने मकसूम की सुर्ख और सफ़ेद रंगत को देखकर कहा, जिसकी तारीफ इन दोनों ने भी की। बहुत अच्छी बात है, तारीफ़ करो, वो भी सूखे मुँह। याले तुम्हें तो कम से कम शर्म आनी चाहिए। शादीशुदा हो, एक अदद बच्चे की माँ भी हो, शौहर नामदार आए हैं, फिर भी खाली हाथ मुँह उठाए चली आई हो मकसूम को देखने। आरफिन ने जानबूझकर जिक्र छेड़ा था। याले ने आरफिन के इस अचानक बात पर सटपटाकर पहले मकसूम को देखा, फिर आरफिन को देखने लगी, जबकि माहीन और हीरा अच्छी तरह समझ के दोनों की दबी दबी मुस्कुराहट फूटी थी, जिसे वो जाले से छुपा कर। ऐसे के देख रही हो? ठीक ही तो कह रहा हूँ, अच्छी खासी आसामी हो, कोई भारी सा गिफ्ट होना चाहिए तुम्हारी तरफ से हमारी मिसेज के लिए। इसलिए जाओ और अपने मियाँ के साथ कोई अच्छा और महंगा सा गिफ्ट खरीद के लाओ मकसूम के लिए। वो अगर इसे सुलगा रहा था, वो कामयाब रहा था। याले सरता पैर सुलग कर रहेगी। आरफिन भाई, अगर आपको गिफ्ट ही चाहिए तो मैं दे दूँगी, भारी और महंगा, मगर इसके लिए मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। इसने कुछ सख्ती से आरफिन को जवाब दिया। अभी कुछ देर पहले ही तो बड़ी मुश्किल से संभली थी कि आरफिन की बात ने फिर से इसके दिल के जख्म पर नमक छिड़क दिया। वो फिर रुकी नहीं, हीरा को साइड में करती वहाँ से निकलती चली गई। वो सभी से आवाज़ें देते रह गए, मगर किसी की भी पुकार पर इसने कान नहीं धरे थे। माहौल एकदम संजीदा हो गया। ये ऊँट किस करवट बैठेगा? हीरा ने पुरसोच लबो लहजे में दरवाजे की सिम देखा। बैठेगा, ज़रूर बैठेगा, और इसका कोई सॉलिड हल निकालना पड़ेगा। आरफिन की भी सोचती निगाहें दरवाजे पर थी। इस पल हीरा और माहीन की निगाह मकसूम पर पड़ी, जो ना समझे की कैफियत में इन्हें देख रही थी। ये बताओ ज़रा, ये लो बताओ ज़रा, हमने मकसूम भाभी को परेशान कर दिया, वो भी क्या सोच रही होगी? माहीन के कहने पर आरफिन की निगाह अपने बराबर में खड़ी मकसूम पर ठहर गई। अभी तो फिलहाल कुछ नहीं सोच रही, मगर बहुत जल्द तुम लड़कियों की बेवकूफ़ियाँ समझ जाएंगी। आरफिन भाई, दोनों की ज़ोरदार चीख निकली। ठीक है, आज वलीमा आप निकलवा के देख लें हमसे गिफ्ट। हीरा ने अपने तई धमकी दी। फिर तो तुम्हें गिफ्ट अभी देना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों के लिए इत्तला अर्ज़ है कि आज की तकरीब पोस्टपोन हो चुकी है।
क्यों? दोनों हैरानगी से बोली, मगर माहिन को सबसे ज़्यादा अफसोस यूँ भी हुआ कि आज की तकरीब में पहनने के लिए इसने बहुत ज़बरदस्त अनारकली फ़्रॉक सिलवाई थी। भाई कुछ ऐसी वजूहत थी जिसकी बिना पर वलीमा कैंसिल करना पड़ा। मगर आरफिन भाई हमारी तो तैयारी मुकम्मल तैयारी है और मैंने तो बहुत खूबसूरत सूट भी सिलवाया। तो कोई बात नहीं, हम आपका सूट ज़ाया नहीं होने देंगे। एक काम करते हैं, आज रात का डिनर सब यंग पार्टी का मेरी तरफ से। इसने शान बेनियाजी से फर्जी कॉलर चढ़ाए थे। तेनों खाली हाथ कर देना इन्होंने। ये हुई ना बात, फिर तो मकसूम भाभी आपका गिफ्ट पक्का है, हीरा खुशी से बोलते हुए मकसूम से लगी थी। वो सब तो ठीक है, मगर एक प्रॉब्लम हो गई। वो क्या? अरे हमारी महफिल की जान याले नाराज़ हो गया। आप इसकी फ़िक्र मत करें, हम इसे मना लेंगे, बस आप अपनी जेब गर्म रखिएगा। ऑल राइट, तो ठीक रात के 8 बजे सब तैयार है ना? ओके, हम आपको रात 8 बजे पहले ही रेडी मिलेंगे। अच्छा चले, अब हम ज़रा मकसूम भाभी को तैयार करवा दें। राबी पप्पा ने नाश्ता भी लगवा दिया होगा। माहीन ने मकसूम की सफ़ेद दूधिया कलाई थाम ली। जी नहीं, आप इनकी फ़िक्र छोड़ दें, इन्हें तैयार करने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं खुद इन्हें लेकर आ रहा हूँ। आप दोनों जाइए। आरफी ने बढ़कर बिला झिझक माहीन का हाथ इसकी कलाई से हटाया। दोनों का मुंह खुले का खुला रह गया, आगे पटी की पड़ी रह गई। अब जाओ भी। दोनों ने अपने चेहरे का जाविया बदला। जा रहे हैं? वैसे याले ने भी कुछ देर पहले बिल्कुल ठीक ही कहा था। दोनों ने 2 कदम पीछे हटाए थे। क्या? इसने अबरूज गाई। जोरू का गुलाम। दोनों एक साथ बोलती हुई भागी थी क्योंकि आरफी ने एक कदम आगे बढ़ाया था। इन दोनों के जाने के बाद इनकी बात पर मुस्कुरा दिया। आगे बढ़कर दरवाज़ा लौट के और आहिस्ता रवि से चलता हुआ मकसूम के मुकाबला ठहरा। इसके झुके चेहरे को ठोड़ी से पकड़कर ऊपर उठा और अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में पेवस्त की अपनी घबराहट को कम करने की कोशिश कर रही थी। आरफी ने इसके दोनों हाथ थाम लिए। मकसूम, मेरी सब कज़न्स मुझे बहुत चाहती हैं, बिल्कुल सगे भाइयों की तरह, और मैं भी इनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसलिए मेरे हवाले से सब तुम्हें इसी तरह ट्रीट करेंगे। और ये तो समझो एक ट्रेलर था, बाहर तो एक से बढ़कर एक मंजिला और शरीर है, तुम्हें यहाँ एडजस्ट होना पड़ेगा। मगर इन सब पर मेरा कोई हक नहीं। इतनी मोहब्बत और चाहत, इज़्ज़त और एहतराम के मैं लायक नहीं हूँ। ये जगह मेरी नहीं है, इस जगह पर यहाँ मेरा कोई हक नहीं। हाँ, तो छितरा की हकदार है, तेनों छितरा की कमी है। आरफी ने खामोशी से सुना, बगौर देखा था, मगर कुछ ही लम्हों तक। तुम किस लायक और तुम्हारा यहाँ क्या हक है, कभी फुर्सत से बताऊंगा, मगर ये बात की बात है कि इस जगह किसकी है। सच्चाई सिर्फ यह है कि तुम मेरी बीवी और इस घर की बहू हो। फिलहाल यूँ समझ लो कि तुम्हें इस घर की बहू बेटी का रोल प्ले करना है। मगर आरफी ने इसके हिलते पिंक लबों पर अपनी गश्ती शहादत रख दी। आगे कुछ नहीं, और अब वैसे भी बहुत देर होगी, चलना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि घर के सारे अफराद हमारे कमरे में मौजूद हो। वो मुस्कुरा के इसके पास से उठता हुआ वार्डरोब के जाने पड़ा और अपने लिए सादा कॉटन का ग्रे शलवार कमीज़ हैंगर किया निकाला, और इसके लिए भी एक रेड जॉर्जेट का फुल एम्ब्रॉयडरी सूट निकाला था। जल्दी से बगैर कुछ सोचे बोले, रेडी हो जाओ। वो सूट इसके हाथ में थमाता हुआ वॉशरूम में घुस गया। मामा बता रही थी कि आज का वलीमा कैंसिल हो गया। सिमरन अरशद की टाई की नॉट ठीक करते हुए बोली थी। हाँ पता चला, मगर वजह नहीं बताई। खैर होगी कोई वजह। अरशद ने अपना मोबाइल देखा जहाँ हसन की मिस कॉल्स थी। वैसे हसन कितने सौकण तो नहीं है सिमरन दी। आज मीटिंग भी है होटल में, वलीमे की वजह से कैंसिल होगी, मगर होटल में रख लिए। तो आप रात का डिनर हमारे साथ नहीं करेंगे? सिमरन ने टेबल से वॉलेट उठा के इसको दिया। नहीं, बल्कि मुझे आज रात देर भी हो सकती है। वॉलेट और मोबाइल कोट की जेब में डाला। मगर आरफिन ने तो होटल में डिनर पर हम सबको इन्वाइट किया है। मेरी तरफ से माजरत कर लेना, वो जो गिफ्ट खरीदा आरफिन की दुल्हन के लिए वो आज ही दे देना। जब वलीमा होगा तब की तब देखी जाएगी, अरशद ने कहकर मिरर में एक बार फिर अपना जायजा लिया। वो ये भी नहीं सोचा कि इसके ऐसे रवैये से इसका छोटा सा दिल किस कदर दुखा होगा। अरशद बगैर कुछ कहे और इसकी तरफ देखे जाने लगा कि कुछ याद आने पर पलटा। और हाँ, अगर जलमीत जाए तो याले को जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? आरफिन ने तो सबको इन्वाइट किया। अरशद के चेहरे पर मामूली सी सख्ती दर है। वो 2 कदम आगे बढ़ा। पहली बात तो ये कि मुझे बहस करने वाली औरतों से सख्त चिढ़ है, ये तुम अच्छी तरह जानती हो। और दूसरी ये कि जब मैं कुछ कह दूँ तो इससे आगे करने के लिए कोई सवाल पैदा नहीं होता। इसलिए अगर याले का कह दिया नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। इसने अच्छी तरह से इमरान को झड़क दिया। लेकिन अरशद, मकसूम क्या सोचेगी? कहा ना कि मुझसे बहस मत किया करो। कोई क्या सोचता है मुझे, तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और अपनी अपनी फजूल बकवास में मुझे मजीद देर मत करो। वैसे घूरता हुआ ब्रीफ केस उठाए कमरे से निकलता चला गया। सिमरन की आंखों से चंद मोती टूटे और अपना असल खोते चले गए। अरशद ने छितरा की कमी। अरशद ने पुट्ठा टंग के इन्ने कि छितर पैना कि अरशद सीधा हो जाए। टैक्सी शेख विला के पास आकर रुकी थी। चौकीदार रेहान शेख को देखकर अपनी चेयर से उठा, टैक्सी का दरवाज़ा खोला। वो बाहर निकले। चौकीदार ने इसका सूटकेस टैक्सी से निकाला। वो अंदर पड़े सारे मुलाजमीन ने सलाम किया, जिनका इन्होंने जवाब दिया। ड्राइवर को मुखातिब किया। तुम एक काम करो, गाड़ी तैयार करो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर वानिया को लेकर आना है। मगर बड़े मालिक, वो तो घर पर ही है। ड्राइवर ने अदब से झुक कर कहा। घर पर? मगर वो तो अपनी सहेली के रुकी हुई थी। जी बड़े मालिक, मगर वो तो इसी रात को घर वापस आ गई थी। उन्हें कोई साहब छोड़ के गए थे। अच्छा, कौन साहब थे? ये तो मैं नहीं जानता, और ना ही मैंने यहाँ पहले कभी देखा है। रेहान शेख ने इसे खामोशी से देखा और कुछ कहे बिना वानिया के कमरे का रुक किया। हल्के से दरवाज़ा नोकिया, मंगनते से जवाब नदारत। तो उन्होंने धीरे से दरवाजे पर हाथ रखा तो वो खुलता चला गया। कमरा पूरा गंभीर खामोशी और अंधेरे में डूबा हुआ था। इन्होंने स्विच बोर्ड पर हाथ मारा। कमरा रोशनी में पूरा नहा गया। इन्होंने पूरे कमरे में निगाह दौड़ाई। ऐसा लग रहा था जैसे कि कमरे की सफाई सुथराई नहीं, कितने दिनों से कमरे की सफाई सुथराई नहीं हुई। इस कदर फैला हुआ था, कितनी मुतलाशी निगाहें वानी के पास दबेस कारपेट पर
बेड के पास दबे कारपेट पर नीचे सुकड़े हुए जूत पर पड़ी, जिसे पहचानने में एक लम्हा लगा। वानी मेरी जान, इनके लबो लहजे में इस कदर तड़पती वो जो लुटी पुटी सी अपनी दुनिया में गुमसुम थी। अपने चाहने वाले बाबा की आवाज़ पर इसने चेहरा ऊपर उठाया। रेहान शेख का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया। कितने टुकड़े हुए थे इनके दिल के। इसकी हालत देखकर मुरझाया हुआ उजड़ा हुआ चेहरा, जर्द सफेद रंगत आंसुओं से भरी आंखों के नीचे हल्के। 2 दिन में ऐसी क्या क़यामत टूटी कि वो इस कदर अबतर हालत में थी। बाबा, इसने बिलख कर दोनों हाथ बढ़ाए। बाबा की जान। वो भी तड़प के आगे बढ़ा और इसके सहमे वजूद को अपनी नरमो गर्म आगोश में छुपा लिया। वो रेहान शेख के सीने में सर्दी हज़ारों कतार होने लगी कि इसकी हिचकियाँ बन गई और चुप कराना मुश्किल हो गया। क्या हुआ वानी? मेरा बच्चा बताओ, वरना मेरा दिल फट जाएगा। वो इसका सर सहला रहे थे। बाबा, मैं बर्बाद हो गई। क्या कह रही हो वानी? क्या हुआ? इन्होंने इसे कंधों से पकड़ कर सामने किया। वानिया बताओ मेरे बच्चे, क्या हुआ मेरे पीछे? और फिर वो आंसू के दरमियान एक एक बात बताती चलेगी। क्या? मगर ये है कौन? मैं कुछ नहीं जानती बाबा। वो भी आपको बहुत बुरा भला बोल रहा था। रेहान शेख सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर इन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जिसकी सज़ा इनके जिगरगोशे इनके बेटी को मिली थी। बाबा, वो बहुत बुरा है। मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आप मुझे इसके नाम से आज़ाद कराइए। वो बिलख बिलख कर रोए जा रही थी, किसी तरह चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कूल डाउन बेटा, जैसा तुम चाहोगी वैसे होगा। कुछ देर में इसे सलाखों के पीछे जान गसल ना कराया तो मेरा भी नाम रेहान शेख नहीं। इसे तुम्हारे एक एक आंसू का हिसाब देना होगा। इन्होंने इसके बालों पर बूसा लिया और रुमाल से इसका भीगा चेहरा साफ किया। चलो शाबाश, खड़ी हो। पता नहीं कब से बैठी होगी। मुझे यकीन है कि कल से कुछ खाया भी नहीं होगा। इन्होंने नहायत आराम से इसे सहारा देकर उठाया और आहिस्ता से बेड पर बिठा दिया। नूरी, इन्होंने नौकरानी को आवाज़ दी। जी बड़े मालिक। वो फ़ौरन हुक्म की तामील करती हुई दौड़ती चली है। सबसे पहले वानी के लिए कुछ फ्रूट्स और दूध लेकर आओ। आज मैं खुद अपनी बेटी को अपने हाथों से खिलाऊंगा। फिर अच्छी तरह इस कमरे की सफाई करना। वो जानते थे कि वानिया ने कमरे में आने की किसी को भी इजाज़त नहीं दी होगी। अपने बाबा से जान से इस बाबा को सामने पाकर उसे कुछ ठारस हुई एक मजबूती का एहसास जागा था। कुछ ही देर में नूरी फ्रेश फ्रूट्स और दूध लेके आ गई थी। रेहान शेख इसके बहुत मना करने के बावजूद इसको खिलाते चले गए। बाबा बस करें, मैंने बहुत खा लिया। वो दूध भरा ग्लास इसके मुंह से लगा रहे थे। कोई बहुत नहीं खाया तुमने। अपनी हालत देखो ज़रा। मैं तो इतना पछता रहा हूँ कि या तो मुझे जाना नहीं चाहिए था, या तुम्हें साथ लेकर जाना चाहिए था ज़बरदस्ती। इन्होंने ज़बरदस्ती से दूध का आधा ग्लास पकड़ा दी। ठीक कह रहे हैं बाबा, मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। वो सर झुकाए शर्मिंदगी से बोले। क्या? लेकिन क्या? छोड़ो, अब तुम्हें और ज़्यादा हल्कान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। इन्होंने इसके झुके सर पर शफकत से हाथ फेरा। फिर कितनी देर तक वो दोनों एक दूसरे से बातें करते रहे। वानिया बहुत हद तक संभल गई थी। मगर बाबा, आज तो वलीमा था, आपने अटेंड क्यों नहीं किया? हाँ था तो, मगर आज की तकरीब पोस्टपोन हो गया। पोस्टपोन? इसके चेहरे पर हैरान की तरह। मगर क्यों बाबा? पता नहीं बेटा, और ना ही राबिया ने बताया। होगी कोई वजह, लेकिन मैं तुम्हारा बहुत पूछ रही थी और आरफिन भी नाराज़ हो रहा था। बोल रहे थे कि मकसूम को लेकर वो खुद तुमसे मिलाने आएंगे। ये तो इनकी मोहब्बत है बाबा, वो खुश दिली से बोली। इसी दौरान हान शेख का मोबाइल बज उठा था। इन्होंने मोबाइल स्क्रीन पर देखी जहाँ कोई नया नंबर चमक रहा था। इन्होंने ओके का बटन प्रेस कर दिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर जी। नाइट चहकती हुई आवाज़ गूंजी। रेहान शेख की गुस्से से रगे तन गई। क्या बेहूदगी, कौन बात कर रहा है? अरे ओ, आई एम सॉरी, मुझे पहले आपसे अपना इंट्रोडक्शन कराना चाहिए था। यूँ अचानक धचका देकर आपकी हार्ट बीट बैलेंस नहीं बढ़ानी चाहिए, हार्ट बीट्स नहीं बढ़ानी चाहिए थी। तो मिस्टर रेहान शेख, मैं आपका दामाद बात कर रहा हूँ। इसके इस हवाले पर रेहान शेख के असाब में खंजाव सा आ गया। तो तुम हो जिसने मेरी बेटी को किडनैप करके ज़बरदस्ती निकाह किया। तुम बस मेरे सामने एक बार आ जाओ, फिर मैं तुम्हारा वो हशर करूँगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखेंगी। वो गुस्से से धाड़े थे। वानिया जिन्हें देख रही थी, समझ गई कि मोबाइल के साइड कौन बात करे। वो अंदर तक सहम गई। ज़रूर ज़रूर सुसर जी, मैं तो ज़रूर तुम्हारे सामने आऊँगा। बल्कि आज रात के डिनर पे मुलाकात करते हैं। अपनी बेटी से कहना कि मेरे लिए अच्छा सा डिनर बनवा कर रखे। वो धीरे से हंस दिया था। डिनर ही नहीं, बल्कि सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना अब तुम हवालात में खाओगे, वो भी पुलिस के गर्म हंटर समेत। ये तो वक्त बताएगा मिस्टर रेहान शेख के हवालात में कौन ज़्यादा। मगर मेरा एक बात याद रखना, अगर तुम हमारी निजी दुश्मनी में पुलिस को इन्वॉल्व करोगे तो सरासर नुकसान तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का होगा। निजी दुश्मनी? वो पुरसोच अंदाज में बोले। कौन हो तुम और तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है? पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा। इतनी भी जल्दी क्या? देखो, मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन अगर मेरी बेटी पर आँच भी आई तो मैं तुम्हें जिंदा दरगोर कर दूंगा। आँच? कितनी ज़ोर से हंसा था जैसे मजाक उड़ा रहा हूँ। रेहान शेख, तुम आँच की बात करते हो? तुम्हारी बेटी अब आग की लपेट में है। किस कदर तकलीफ होती है ना जब किसी को अपने को कोई मामूली सी भी जख्म पहुँचे तो। लेकिन खैर, तुम्हें भी जब पता चलेगा, जब तुम खुद इस तकलीफ़ में से गुजरोगे। और तुम्हें इस तकलीफ़ से हमकिनार करना ही तो मेरा मकसद है। तो ठीक है, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे ना, तो मेरी बेटी को बीच में क्यों लाए? मर्द थे तो मर्दों की तरह सामने से आकर वार करते। खैर, इस मर्द वाली बात को तो रेहान शेख जाने ही दो, क्योंकि तुमसे बेहतर मर्दों की खूबी से कोई वाकिफ़ नहीं होगा। नहायत तंज में डूबा जहरीला तीर इसने फेंका, जो इनके खाक पल्ले भी ना पड़ा। क्या कहना चाहते हो तुम? छोड़ो इस बात को, अब जो भी बात होगी वो रूबरू होगी। इसलिए अब अपने ससुर जी से इजाज़त चाहूँगा। चिढ़ाने वाले अंदाज में कहता हूँ मोबाइल ऑफ कर गया। यहाँ से रेहान शेख हेलो हेलो करते रह गए। पता नहीं कौन खबीस है। इन्होंने मुंह में बड़बड़ा के मोबाइल को घूरा। वो आएगा बाबा, वो अगर कह रहा तो ज़रूर आएगा बाबा, वो बहुत खतरनाक है। वानी एक बार फिर से बिखरती चलेगी। आने दो बेटा, यही तो मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ है, मगर वो यहाँ से अपने घर नहीं हवालात जाएगा, जेल की सलाखों के पीछे। जब खुराक मिलेगी तो आइंदा तुम्हारा नाम भी अपने ज़ुबान पर लाने के लिए 100 बार सोचेगा।
वो वानी का सर अपने सीने से लगाकर शफकत से उसका सर सहलाने लगी। इसके नैन कटोरे फिर से भरने लगे। वो इसी तरह चाहती थी कि इसके बाबा की तसल्ली सिर्फ तसल्ली रहेगी, वो आएगा अपने कहे पर अमल करेगा। अभी से इसका दिल डूबना जा रहा था। वो रज़ा को गोद में लिए नीचे आई थी। आसिया किचन में दोपहर के खाने की तैयारी करवा रही थी। फ़हीम अहमद अस्पत ऑफिस गए हुए थे। हीरा ऊपर याले और महीन के साथ रात के डिनर में जाने के लिए कपड़े देख रही थी। जरमील अभी तक ऑफिस नहीं गया था। वो नीचे आई इसी मकसद से थी कि किसी तरह वो जरमील को रात के डिनर पर जाने से मना कर दे, मगर कैसे, यही समझ नहीं आ रहा था। जरमील, अरशद और याले की 3 तक कौन इसकी ज़िंदगी में अहम थे, मगर इन तीनों की सरजंग में इसका नाता वजूद किरची किरची हो रहा था। वो अंदर ही अंदर इनके कमों में घुलती जा रही थी। इन्हीं सोचों में घिरी हाथे में घिरी वो जरमील के बेडरूम में चली गई। अरे सिमरन, तुम खैरियत? जरमील ने जब सिमरन की गोद में रज़ा को देखा तो अपना काम छोड़ के इसकी तरफ आया। अच्छा हुआ तुम आ गई, मेरा रज़ा को देखने को बहुत दिल कर रहा था। अब तुम इसे मुझे दो और प्लीज़ मेरी शर्ट पर इस्त्री कर दो। जरमील ने रज़ा को सिमरन की गोद से ले लिया। वो भी खून था इसका लपक कर इसकी गोद में आ गया। जरमील से लिए बेड पर बैठ गया और सिमरन ने गहरी नज़र इन बाप बेटे पर डालती अपनी सोचों को छटकती आयरन स्टैंड की तरफ बढ़ी थी। रात में आरफी ने सबको डिनर पर इन्वाइट किया। वो शर्ट पर इस्त्री फेरने लगी। हाँ, मुझे भी कहा मगर मैंने माजरत कर लिया। वो रज़ा के पूरे पूरे सुर्ख और सफ़ेद गाल पर प्यार करने के लिए लगा तो सिमरन को इसकी बात पर कुछ सुकून मिला। अच्छा, मगर क्यों? फिर भी दिल की तसल्ली मकसूद थी। असल में नैरोबी से एक डेलीगेशन आ रहा है। डैडी चाहते हैं कि मैं देख लूँ, इसलिए आज का इनका ऑर्डर भी है कि रात का डिनर इन्हें मैं दूँ। मगर मैंने इसे बोल दिया कि नेक्स्ट संडे का डिनर मेरी तरफ से होगा सबका। चलो शुक्र है मुझे मना नहीं करना पड़ा, वरना जिस कदर मेरा दिल दुख रहा था कि वो मैं या मेरा रब भी जानता है। वो सब सोचती हुई शर्ट पर इस्त्री करके से थमाने लगी। सिमरन, गालबन तुम मुझसे कुछ बात करने आई थी। अब वो फॉर्मल बोल रहा था या फिर इसके आने की वजह से अंदाज़ा लगा रही है, वो समझ नहीं सकी। सिमरन, जरमील ने इसके चेहरे के सामने एक चुटकी बजाई। वो चौंक कर इसे देखने लगी। नहीं नहीं, तो मैं तो ऐसी आई थी। इसने जरमील से रज़ा को लिया। आर यू श्योर? यस। वो निगाहें चुरा गई। ओके, मुझे अब देर हो रही है, निकलना चाहिए। ओके जूनियर, अब इजाज़त है। इसने रज़ा के बाल बिगाड़े तो वो किलकारियाँ भरने लगा। इसके चले जाने के बाद सिमरन ने पूरे कमरे का जायज़ा लिया, जहाँ बेड पर एक टेबल पर इसे याले की बेड के साइड टेबल पर इसे याले की खिलखिलाती हुई तस्वीर नजर आई, जिसे वो गहरी नज़रों से देखती हुई कमरे से निकलती चली गई। जैसे जैसे शाम के साए गहरे होते जा रहे थे, इसके दिल में भी गहरे साए उतरते जा रहे थे। चंद घंटों की मुलाकात में वो इतना तो इसे पहचानी गई थी। वो अपने कहे पर अमल ज़रूर करेगा। रेहान शेख के बहुत इस्रार करने पर वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकली, जब चाप बेड पर सुकड़ी सिमटी बैठी थी। मगर रेहान शेख इसे तसल्ली दे गए थे कि वो इससे कमरे में तो क्या अभी इसकी नज़रों के सामने भी नहीं आएगा। रात के 8 बज के तो इसका कोई नामो निशान नहीं था। मानी बेटा, वो अब नहीं आएगा, बेफिक्र होकर सोचो। वो डर गया। बाबा, आप सच कह रहे ना? इसके नैन कटोरे में डर खौफ के सिवा कुछ ना था। और यही सब रेहान शेख से देखा नहीं जा रहा था। इनकी चहेती लाडली इकलौती बेटी वैसे भी दुनिया से मुंह मोड़े बैठी थी। इस पर इस अजनबी शख्स ने मजीद इसका रहा एतमाद भी खो दिया। दिल तो ये कह रहा था कि इसका सीना गोलियों से छलनी कर देकर अपनी शिनाख्त तक भूल जाए। हाँ मेरी जान, मैं सच कह रहा हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ यहाँ नहीं आएगा। इसी दौरान इनका मोबाइल चीख उठा। इन्होंने वानिया को देखा और मोबाइल को ओके का बटन प्रेस कर दिया। वॉट? मोबाइल के इस पार जो भी कहा था, इसकी बात ने रेहान शेख को पूरी जान से हिलाकर रख दिया। मगर कैसे? और चौकीदार कहाँ मर गया था? सर, मुझे तो खुद ही खबर किसी ने मोबाइल पर दी है। मैं फ़ौरन सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ पहुँचा। सर, यहाँ सब ठीक है। सब सब जलकर राख हो गया, मट्टी का ढेर हो गया। ओके, तुम वहीं रुको, मैं भी पहुँचता हूँ। इन्होंने मोबाइल ऑफ कर दिया। बाबा, सब खैरियत तो है ना? अपने प्यारे बाबा को ही परेशान और हरासा देकर वो लम्हे भर के लिए अपनी परेशानी भूल गई थी। नहीं, कुछ खैरियत नहीं है। हमारे कपड़े की फैक्ट्री में आग लगी और इसमें करोड़ों के हिसाब से कपड़ों के थान थे। सेक्रेटरी बता रहा है कि सब कुछ जल गया, मुझे फ़ौरन वहाँ पहुँचना होगा। वो अपनी परेशानियों का में ये भी भूल गया कि वानी किस कदर डरी सहमी परेशान है। वो जल्दी से वहाँ से निकले। वानी अकेली मजीद परेशान होगी। कितनी मेहनत से इसके बाबा ने ये फैक्ट्री खड़ी की थी, बल्कि सारा माल बाहर से मंगवाया था, और लम्हों में सब कुछ शोलों की जद में आकर खाक हो गया था। वो इन्हीं सोचों में महव थी कि अचानक लाइट चली गई। कमरा पूरा अंधेरे में डूब गया। खुद का साया भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसका दिल इतनी जोर से धड़का जैसे अभी पसली तोड़ के बाहर आ जाएगा। शर्फू, शर्फू, नूरी! वो हलक के बल चीख चीख के मुलाजमीन को बुला रही थी। साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई, रोना चाहूँ तो आंसू न आए, ऐसी है तन्हाई। कोई बहुत ही सुर में गुनगुना रहा था। वानिया खामोश हो गई। आवाज़ का तयन करने लगी जैसे कोई इसके बेडरूम में गुनगुना रहा हो। वो सेकंड से भी कम वक्त में ये आवाज़ पहचान गई थी। वो आ गया था। इसका खौफ सच साबित हुआ था। इसने अपना कहा पूरा कर दिखाया था। वानी की आवाज़ अंदर ही अंदर कहीं घुट कर आएगी। अंधेरे में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ देखे। आज इस पल से अपने अपाहज होने पर अपनी कमज़ोरी का शिद्दत से एहसास जाएगा। कितने अरसे से पापा कह रहे थे कि मामूली सा ऑपरेशन करा लो, अपनी इस कमज़ोरी से छुटकारा पा लोगी, मगर वो इस डर से नहीं करवाई थी कि कहीं इसका ऑपरेशन नाकाम हो गया तो इसके आगे को सोचने की सक्कत नहीं थी। इसी पल अफरीदी ने अपने कोट की जेब से लाइटर निकाला और उंगली में दबा सिगरेट लबों से लगाकर लाइटर जलाकर सिगरेट सुलगा दिया। लाइटर की ज़रा सी रोशनी में जब वानिया ने आंखें फाड़ के देखा तो वो इसके बिल्कुल पास बेड पर बैठा था। हेलो वानिया बेगम, कैसी हो? तुम्हारे बाप ने क्या सोचा कि मुझे धमकियाँ देगा और मैं यहाँ नहीं आऊँगा? एक जानदार कहकर अंधेरे को फाड़ता हुआ इसके कानों में शीशा पिघला गया। बहुत ही बेवकूफ़ है वो। मगर वो है कहाँ?
अफरीदी ने लाइटर का शोला इसके चेहरे के करीब किया। वानिया खौफजदा होकर अपना चेहरा शोले से पीछे कर लिया, क्योंकि इस पागल से कुछ उम्मीद नहीं था कि वो इसका चेहरा ही जला दे। लाइट भी आ गई थी। अफरीदी ने लाइटर की लो को बुझा दिया और लाइटर वापस कोट की जेब में रख लिया और सिगरेट का एक लंबा कश लेता हुआ धुआं इसके खौफजदा चेहरे पर छोड़ गया, जिससे खांसी का एक ना ख़त्म होने वाला दौरा उठा था। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫਰੀਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚਮਾਟ ਪਵੇ, ਵੱਜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੰਡ ਪਵੇ ਕਿ ਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਸੋਰ ਆਈ ਵੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਸੂਟਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ पे ਉੱਤੋਂ ਧੂੰਆਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ। तला खलाना तेरे ते भाई। चलो गाइज, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, अब तुम लोग अपना वादा निभाओ। आरफिन इन सब का पर एक निगाह डालते हुए वादा? कौन सा वादा? हम समझे नहीं। हीरा ने याले को एक आंख दबाकर शरारत से आरफिन को देखा। आरफिन ने पहले तो हैरानगी से देखा, फिर इनकी मुस्कुराहट देखते हुए इसकी शरारत समझ गया। ऑल राइट, एज यू विश। वैसे भी नेक्स्ट वीक हम दोनों पाकिस्तान टूर पर जा रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जाना चाहेगा। आरफिन मुस्कुराती आंखों से अपने बराबर में बैठी मकसूम को देखने लगा। अरे आरफिन भाई, आप तो हमारा मजाक भी नहीं समझे। ये याले थी घूमने फिरने की हद दर्जा दिलदादा। सबसे पहले झट इसने रेड रैपर में पैक गिफ्ट मकसूम के आगे बढ़ाया था। मकसूम भाभी, ये मेरी तरफ से या हमारी तरफ से? आरफिन ने जुमला उचका था। हमारी मतलब? वो ना समझ नजरों से आरफिन को तकने लगी। वो तो नहीं समझी, अलबत्ता वहाँ मौजूद सब जरूर समझ गए। भाई तुम्हारी और जरमील की बात कर रहा हूँ, ना समझ लड़की, गिफ्ट तुम दोनों की तरफ से है ना? आरफिन ने चांद कर बात को लंबा चौड़ा खींचा। जी नहीं, तुमने बिल्कुल ठीक कहा आरफिन, ये गिफ्ट हम दोनों की तरफ से ही है। अचानक आती भारी आवाज़ पर इसने सिम देखा तो जहाँ पर डार्क ब्लू 3 पीस कोट पैंट में जरमील ने नाभी लोगों पर शरीर में उसकर हट से नहायत चाहत भरी निगाहों से जाले को देख रहा था। अरे ज़बरदस्त। और जरमील, एक तुम्हारी कमी महसूस हो रही थी। आरफिन खुश दिली से मिलने लगा। जरमील ने खाली चेयर पास वाली टेबल से घसीटी और याले के बिल्कुल सामने विराजमान हो गया। और तुम लोग मेरी मासूम मिसेस को किस लिए इतना परेशान कर रहे थे? ओ मासूम। सब कजन्स की कोरस में आवाज़ बुलंद हुई। जरमील भाई, खुदा का खौफ करे, आप जो कह रहे हैं ना वो सरासर गलत है। ये वहीन थी जिसे याले को मासूम कहा जाना हजम नहीं हुआ था। वैसे जरमील, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि बहुत मासूम है? आरफिन जानकर इसे चिढ़ा रहा था। अब प्रूफ मैं तुम लोगों को क्यों दूँ? हाँ याले, अगर इजाज़त हो तो मैं प्रूफ अगर याले की इजाज़त हो तो मैं प्रूफ दे सकता हूँ। क्यों याले? सुरमई कांच में प्यार और चाहत के दीप जलाए हुए यालो को अपने फोकस में लिए हुए था। वहाँ मौजूद बेशक सब इस सिचुएशन में लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे, सवाई याले के जिसकी नज़र में सफाई नफ़रत के चलन के कुछ भी नहीं था। और दूसरा वो वजूद था जो डरो खौफ भरी निगाहों से जरमील को देख रहा था। और सिर्फ यही थी कि वो यहाँ क्यों है। अगर अरशद को पता चल गया तो इसकी खैरियत नहीं होगी। जरमील, तो तुमने तो मना किया था ना? सिमरन के दिलो दिमाग में उमड़ता डर खौफ जुबान पर आई गया, जिसे नहायत बारीकी से जरमील ने देखा तो वहीं आरफीन ने भी नोटिस लिया था, मगर उसके लबे लहजे में पन्हा डर खौफ की वजह नहीं जान पाया। हाँ, जो डेलीगेशन आया था इन्हें इसी होटल में डिनर पर इन्वाइट किया गया था। लम्हे के 1000वें हिस्से में सिमरन के खौफ को समझ गया। तो तुम्हारा तो वहाँ होना ज़्यादा ज़रूरी है ना? किसी भी तरह से महफिल से जरमील को निकालना चाहती थी। क्या बात है सिमरन भाभी, आप इतना टेंस क्यों हो रही हैं? अगर जरमील ने हमें ज्वाइन कर लिया तो क्या बुराई है? हाँ, अगर आपको इसके खाने की फिक्र है तो ये याले है ना, याले अपनी पॉकेट मनी से जरमील को खाना खिलाएगी। वो बात को मजाक का रूप देना चाहता था और सिमरन के ना समझ में आने वाला डर खौफ दूर करना चाहता था। आरफिन, खामोश रहा करो, ज़रूरी नहीं है कि हर बात को मजाक में लिया जाए। सिमरन ने बहुत बुरी तरह से डपटा था। वहाँ मौजूद सब जो जरमील की आमद पर बहुत खुशी हुए थे और मुस्कुरा भी रहे थे, और इरादा याले को छेड़ने का भी था। सिमरन की डांट पर दिल में सोच कर आएगी, मगर सिमरन के अंदर की छुपी बात को समझ नहीं सके थे। सिमरन, कोई प्रॉब्लम है क्या? जरमील ने खामोशी से देखा, मगर अभी तक इसके रवैये की वजह नहीं जाननी पाया। हाँ है प्रॉब्लम, और वो तुम हो। सिमरन ने थोड़ा गुस्से में जवाब दिया। सिमरन भाभी, क्या हुआ आपको? आप जरमील भाई से इस तरह क्यों बात कर रही हैं? हीरा को कुछ नागवार गुजरा, वो हर्ट भी हुई थी इनके इस एटीट्यूड पर। जी सिमरन भाभी, हीरा बिल्कुल ठीक कह रही है, आप इतने गुस्से में क्यों आ गई? महीन से भी रहा नहीं गया। अर्शद अपने बिजनेस पार्टनर के साथ इत्तेफाक से इसी होटल में डिनर पर आया था कि निगाह बिल्कुल सामने जरमील पर पड़ी। आंखों में नफरत की चिंगारियां भरने लगी। गौर करने पर देखा वहाँ याले भी मौजूद थी। फिर तो और रही सिमरन पर गुस्सा आया, मगर याले के चेहरे पर जरमील की नफरत और बेजारत के रंग को देख सकता था। अब पूरे खानदान ने आज कोई होटल जाना सी, और कोई शायद से होटल नहीं सी। आप लोग चलो, मुझे कुछ काम याद आ गया। वो इन लोगों को छोड़ता आगे बढ़ा। याले? अर्शद की भारी गंभीर गुसीली आवाज़ पर सबसे पहले सिमरन ने पीछे पलट कर देखा और वहीं सहमी सी रज़ा को लिए खड़ी होगी। याले भी अर्शद को इतने गुस्से में देखकर अंदर तक काम करेगी। अर्शद? सिमरन के लबों से दो लफ्ज़ कितनी मुश्किलों से दावे वही जानती थी, जिसका सांस से खुश्क हो गया था, दिल हलक में आ गया हो। शट अप! अर्शद ने बहुत बुरी तरह से झटका था। आंखों में बेपनाह गुस्से के अंगार लिए इसने सिमरन को घूरा। चलो याले! इसने सबको बुरी तरह इग्नोर किया, यहाँ तक नई नवेली दुल्हन मकसूम का भी ख्याल नहीं किया, और याले का हाथ पकड़े वहाँ से चला गया। आरफिन पल भर में सिमरन का डर खौफ समझ गया, जरमील के यहाँ आने पर इसका रद्द-ए-अमल और फिर अरशद के यहाँ आने का अंदेशा। वो सब कुछ समझ गया। अब शायद नहीं बल्कि यकीनन वो सिमरन की बहुत बेइज्जती करेगा। नहायत दुख व गम के मिले जुले तासरात से इसने सिमरन को देखा। कितनी गलत बात है, अरशद भाई को इस तरह नहीं करना चाहिए था। कम से कम मकसूम भाभी के ख्याल कर लेते। हीरा को जहाँ अरशद की इस फजूल हरकत पर गुस्सा आ रहा था, वहीं पर अपनी अजीज़ जान से मील भाई को देखकर दिल कट कर रह गया। जिस तरह इसके सरमई कांच में एक रोशनी सी फूटी थी, याले को देखकर पर वहीं पर अब कर्म ने
अपना घर कर लिया। ठीक बोलियो हीरा, वाकई अर्शद भाई तो हर काम सोचे समझे बगैर ही करते हैं। मकसूम भाभी क्या सोचेंगी, महीन दुख से बोली। जरमील ने एक तायराना निगाह सब पर डाली, वहाँ से खड़ा हुआ खामोशी से होटल से निकलता चला गया। ग्रासिया ने से अपनी कसम न दी होती तो ना सिर्फ वो इस वक्त अरशद का दिमाग ठिकाने लगा देता, बल्कि याले को भी इस तरह जाने नहीं देता। बहुत जब्त किया था इसने अपने गुस्से पर, यही वजह थी कि बगैर किसी से भी कुछ कहे सुने वहाँ से हटता चला गया। जी तो गाइस, यहाँ पे हमारी आज के एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँची। कैसी लगी आपको एपिसोड, अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अभी चलते हैं कमेंट सेशन की तरफ, देन हम वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है जी। पहला कमेंट है ज़ैनब सज्जाद का, नाइस यार सहर इकबाल, अच्छा नावल था। नजमुन्निसा, नाइस। रेयान वालेकुम अस्सलाम, नाइस नावल। तैयबा इफ्तिखार, वेरी नाइस। मलिक सब्बा, वालेकुम अस्सलाम, नावल बहुत 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 ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, स्टार्ट वाला सीन भी बहुत इंटरेस्टिंग था। यार ये नावल मेरा मोस्ट 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 फेवरेट नावल है। तो आई होप सो कि आपको भी ये पसंद आएगा, आप लोगों का भी ये मोस्ट 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 फेवरेट बन जाएगा। मुझे तो याले का कैरेक्टर अच्छा लगा, बेचारी मासूम सी, लेकिन वो जरमील से इतनी नफरत क्यों करती है। जरमील भाग गया सी 2 साल बाद, ब्याह तो पास में कुछ हुआ होगा ऐसा, फिर वो छोड़कर भी तो चला गया था। याले की शादी के बाद याले भी भाई अर्शद, वो गुस्सा कितना तेज़ है, चवला पूरा एक नंबर था। जरमील को ये सोच कर वापस आ गया था कि याले पहले की तरह उसकी मासूम से डरने की वाली, लेकिन वैसे तो नहीं था। याले तो उसे अच्छे से जवाब दे रही थी बात कि अब उसके यकीन नहीं हो रहा था कि वो यही वो वाली याले है। रज़ा को याले जरमील से दूर रखना चाहती थी, बस जरमीली डसी हुई जो है। बेचारी अपनी जगह पे ठीक थी, वही डर रही थी कि कहीं जरमील उसको रज़ा से दूर ना कर दे। फिर जब रात को रज़ा को लेने गई जरमील के रूम में, वो सीन भी मज़े का था, अच्छा सी। नावल बहुत इंटरेस्टिंग है, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखें, आमीन जी। अल्लाह पाक आपको भी हमेशा खुश रखें, और जल्दी आप आगे चल के ना सब अपना अपना फेवरेट कपल बताइएगा, अपना अपना फेवरेट कपल चूज़ कर लेना, तन केड़ा पसंद है। साइम वहीद वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत अच्छा नावल है, मज़ा आया सुनकर, थैंक यू। मुझे भी बड़ा मज़ा आता है ये पढ़ते हुए, रीड करते हुए। मैं तो मज़ीद देने के लिए तैयार हूँ, 2-2 घंटे के एपिसोड भी देने को तैयार हूँ, एक दिन में 2-2 भी देने को तैयार हूँ, लेकिन आप लोग रिस्पॉन्स ही नहीं देते। तो आप लोग देते हैं, जो लोग नहीं देते उनको कह रही हूँ। मुबशरा काशिफ, वेरी नाइस। सायरा रियाज, माशाल्लाह अच्छा नावल रीड करती हैं आप, कमेंट्स भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होते हैं, थैंक यू। सहर इकबाल, फर्स्ट एपिसोड तो अच्छा है, इंशाल्लाह आगे भी आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। तामीर खान, वालेकुम अस्सलाम सिस्टर रीज, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं। यार अभी नावल का फर्स्ट पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग था, स्टोरी भी स्ट्रॉन्ग है। याले बहुत अच्छी लगी, मासूम सी। याले मासूम नहीं है, याले पूरी शय है अंदरों। जलमील बहुत अच्छा है। अर्शद का गुस्सा, उफ एपिसोड बहुत मज़े की थी, फर्स्ट एपिसोड बहुत मज़े का था, बहुत मज़ा आया सुनकर। लॉन्ग नावल होगा, हाँ जी ये लॉन्ग नावल है, 10 तक तो जाएंगी, 10 से ऊपर जा सकती हैं, 10 से नीचे नहीं जा सकती एपिसोडे बहुत नवा वर्ड ईजाद किया मैं। अल्लाह ब्लेस यू सिस्टर, योर फैमिली विद लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड हेल्थ, आमीन, थैंक यू। ऑलवेज कीप मी इन योर प्रेयर्स। साईं वहीद नाइस स्टोरी। तुसी ईद स्पेशल सुनिया, ईद मेरी साजन संग, अमरीन रियाज का, ये भी अच्छा नावल है जी। तो गाइज़ यहाँ पे कमेंट सेशन भी अपने इख्तिताम को पहुँचा। अब ज़रा मेरा काका भी आ गया, मैं अपने काके से मिली नहीं हूँ, तो मैं थोड़ी सी पारियाँ की थी, तो मैंने इतना मिली नहीं हूँ। तो अब मैं ज़रा काके को टाइम दे दूँ, आप लोग अपने नावल को टाइम दें। मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तो हमें याद रखें, रिस्पॉन्स देते हैं नावल के ऊपर। जल्दी मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़ जी।